हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महाराजा ऑडियो बुक्स चैनल पर। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं अनिल मोहन के उपन्यास जथुरा का 5वां एपिसोड। दोस्तों, मैंने कहा था कि प्रतिदिन 6 से 7 बजे के बीच में आपको मेरे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन कितनी ही कोशिश कर लें लेकिन वो पर डे प्रतिदिन नहीं हो पा रहा है। इसलिए एक दिन के आड़ में ही आपको एक वीडियो मिल पाएगा, क्योंकि एडिटिंग लॉन्चिंग सब करना पड़ता है, बहुत काम रहते हैं। रिकॉर्डिंग के बाद एडिटिंग, एडिटिंग के बाद पोस्टर चढ़ाना और फिर पोस्टर चढ़ा के काइन मास्टर से गैलरी में लाना वीडियो को 2-2 घंटे का समय लग जाता है। इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। 2 दिन में एक वीडियो आपको प्रतिदिन 6 से 7 बजे के बीच में मिलते रहेंगे। इसके लिए मैं कटिबद्ध हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं जथुरा का 5वां एपिसोड। देवराज चौहान और जगमोहन बंगले पर पहुंचे तो 5 मिनट बाद बाकीलाल राठौर और रुस्तम राव भी आ गए। आम मोन्नो चौधरी को बट दयो, वो मारी भाभी को उठा ले गयो हो। बाकीलाल राठौर गुस्से में था। हालात बिगड़े हुए और समझ से बाहर हैं। कैसे बाप? रुस्तम राव कठोर स्वर में बोला। पारसनाथ का कहना है कि बाके उसके रेस्टोरेंट पहुंचा, उससे वहां झगड़ा किया, उसके आदमी डिसूजा को गोली मारी। नहीं बाप, बाप तो उधर खुर्राटे मारेला था। सत्या कहती है कि नगीना भाभी मोना चौधरी से बात कर रही थी, फिर भाभी गायब हो गई। बात करने पर पारसनाथ कहता है कि मोना चौधरी दिल्ली में है, मुंबई में नहीं। ऐसे में हम किस बात पर यकीन करें और किस पर नहीं? पारसनाथ को हम ये नहीं कह सकते कि वो दोनों बातें झूठ कह रहा है। उसकी एक बात को हम सच माने तो भी गड़बड़ है, दोनों बातें सच माने तो हमें मानना पड़ेगा कि इस वक्त 2 बांके और 2 मोना चौधरी मौजूद हैं, एक दिल्ली में, एक मुंबई में। मतलब कि यकीन के साथ कुछ भी कहना कठिन है कि पारसनाथ इस तरह का झूठ बोलकर बच नहीं सकता। देवराज चौहान ने कहा, क्या कहना चाहते हो? जगमोहन ने उसे देखा। मेरे ख्याल में पारसनाथ झूठ नहीं कह रहा। देवराज चौहान गंभीर था। तो तुम मानते हो कि 2-2 मोना चौधरी और बांके? लेकिन ये भी कैसे मुमकिन है? देवराज चौहान बोला। जथुरा की शक्तियां क्या इस बात को मुमकिन नहीं कर सकती? जगमोहन ने गंभीरता से कहा। देवराज चौहान के होंठ भिज गए। शायद ये सब कुछ होना ही जथुरा का काल चक्र है। वो हम में झगड़ा करा रहा है। म्हारे को जथुरा मिल जावे तो हम उसो को बट दयो। बाकीलाल राठौर गुर्राया। आपुन उसको बहुत मारेला बाप। तभी जगमोहन का फोन बजा। हेलो, जगमोहन ने बात की। जगमोहन, मैं पारसनाथ बोल रहा हूँ। पारसनाथ की आवाज कानों में पड़ी। ओह, कहो। ये तुमने अच्छा नहीं किया। क्या? जगमोहन के माथे पर बल पड़े। अच्छा नहीं किया? महाजन को तुम उठाकर ले गए, राधा को भी मारा और मोना चौधरी की जान लेनी चाहिए। सन्न रह गया जगमोहन। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि नगीना को मोना चौधरी ने नहीं उठाया। तुम्हें मेरी बात का भरोसा करना चाहिए था। तुमने क्या कहा कि मैंने क्या किया है? जगमोहन ने गहरी सांस लेकर पूछा। तुम भी जानते हो कि? तुम कहो, मैं तुम्हारे मुंह से फिर सुनना चाहता हूँ। जगमोहन की आंखें सिकुड़ी हुई थी। तुम महाजन के घर गए, उससे नगीना के बारे में पूछा, झगड़ा किया, फिर उसे बेहोश करके अपने साथ ले गए। इस दौरान तुमने महाजन की पत्नी राधा को भी मारा। मैंने मारा? हाँ, तुमने। कुछ देर बाद मोना चौधरी वहां पहुंची तो रिवॉल्वर निकालकर तुमने उसकी जान लेनी चाहिए, जबकि हम में ये बात तय थी कि जथुरा हमारा झगड़ा करवाने की चेष्टा करेगा, परंतु हमें नहीं झगड़ना है। अच्छा यही होगा कि तुम महाजन को आजाद कर दो। पारसनाथ का स्वर गंभीर और कठोर था। देवराज चौहान, बांके, रुस्तम की नजरें जगमोहन पर थीं। तुम्हारे कहे मुताबिक मैंने जो जो किया उसके लिए मुझे दिल्ली में होना चाहिए। जगमोहन बोला। तुम दिल्ली में ही हो? नहीं, मैं मुंबई में हूँ और तुम अपना कोई आदमी मेरे पास भेजकर अपनी तसल्ली कर सकते हो। ये बात मुझे मोना चौधरी ने बताई है, तो क्या वो झूठ कह रही है? पारसनाथ की आवाज कानों में पड़ी। जगमोहन ने कहने के लिए मुंह खोला कि चुप रह गया, फिर गंभीर स्वर में बोला, शायद वो सच कह रही है। क्या मतलब? जिस तरह बांके और मोना चौधरी 2 जगह मौजूद थे, इसी तरह मैं भी अब 2 जगह मौजूद हो गया हूँ। तुम्हारा मतलब कि वो तुम नहीं थे? नहीं। तो कौन था वो? जथुरा कोई चाल चल रहा है कि हम में झगड़ा हो। जगमोहन सोचों में डूबा कह उठा। अब मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि मोना चौधरी ने नगीना भाभी का अपहरण नहीं किया। तुम्हारे रेस्टोरेंट में पहुंचकर तुमसे झगड़ा करने वाला बांके नहीं था, और मैं वो नहीं जिसने महाजन और मोना चौधरी से झगड़ा किया। ये सब गहरी चाल है हम में झगड़ा करवाने की। ये तो अच्छा है कि मेरी तुमसे बात हो रही है।
हम लोग गलतफहमी में नहीं पड़े। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं अब भी कहता हूँ कि हमें जथुरा के इस खतरनाक खेल से सावधान रहना है। जगमोहन कह उठा, ये सब होता रहा तो कोई कब तक चुप बैठेगा? कभी तो झगड़ा होगा ही। हम समझदार बनकर चलेंगे तो सब कुछ ठीक रह सकता है। जगमोहन बोला, मोना चौधरी अब कहाँ है? वो महाजन की पत्नी राधा के पास है। मेरी पत्नी सितारा राधा के पास गई है, वहां पहुंचने ही वाली होगी। मोना चौधरी को ये सब बातें समझाओ, उसे शांत रखो। सुबह बात करूंगा मोना चौधरी से। कोई नई बात हो तो मेरे से अवश्य बात कर लेना। हम में गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। मुझे महाजन की चिंता हो रही है। हमें भी नगीना की चिंता है। जथुरा उनकी जान का नुकसान नहीं कर सकता, ये तो मैं जानता हूँ। बात खत्म हो गई। जगमोहन ने फोन बंद करके देवराज चौहान, बांके और रुस्तम राव को देखा। अब मेरा हमशक्ल भी नजर आने लगा है। जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा, मामला खतरनाक होता जा रहा है। देवराज चौहान ने कहा, मेरे हमशक्ल ने महाजन की पत्नी को मारा, महाजन को ले गया और मोना चौधरी को भी मारा है। ये तो घनी गंभीर बातों होवे। अफसोस तो इस बात का है कि हम जथुरा के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते और वो सब कुछ करने को आज़ाद है। जगमोहन ने कहा, जथुरा इन हरकतों में हमें उलझा रहा है ताकि हम परेशान होकर मोना चौधरी से झगड़ा करें और जान माल का नुकसान हो। देवराज चौहान ने कहा, जथुरा बहुत ही शातिर चालें चल रहा है। वो पूरी कोशिश कर रहा है कि हम पूर्व जन्म की यात्रा न कर पाएं। हम जथुरा को कामयाब नहीं होने देंगे। यही चलेगा तो जथुरा सफल हो जाएगा बाप। हम में कभी भी कोई गलती करेला और हम गलती नहीं करेंगे। जगमोहन ने दृढ़ स्वर में कहा, गलती हो जाइला बाप और पता भी नहीं लगेला। रुस्तम ठीक कहता है, हमारे चेहरों में या फिर उनके चेहरों में कोई कुछ करे तो दूसरा कभी भी क्रोध में हरकत में आ सकता है। जगमोहन ने होठ भींचकर देवराज चौहान को देखा। तभी कालबेल बजी। चारों चौके। आधी रात हो रही थी। कौन आ सकता है इस समय? मैं देखता हूँ। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने रिवॉल्वर निकाली और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे के पास पहुंचकर ठिठका देवराज चौहान। सबकी निगाह उस पर थी। कौन है? देवराज चौहान ने दरवाजे के पास मुंह ले जाकर पूछा। मैं लक्ष्मण दास। देवराज चौहान ने आवाज को पहचाना। वो लक्ष्मण दास की ही आवाज थी। रिवॉल्वर सतर्कता से थामे देवराज चौहान ने दरवाजा खोला। पोर्च में जल रही रोशनी में लक्ष्मण दास दिखा। फिर सपन चड्डा नजर आया, परंतु उनके पीछे नजर पड़ते ही देवराज चौहान बुरी तरह चौंका। वो मोना चौधरी थी। तुम? देवराज चौहान के होठों से निकला। उसने रिवॉल्वर वापस जेब में रख ली। मैं तुमसे मिलना चाहती थी, मोना चौधरी गंभीर स्वर में बोली, लेकिन तुम्हारा पता ठिकाना नहीं जानती थी, इसलिए लक्ष्मण दास को किसी तरह तैयार किया कि वो मुझे तुम तक ले आए, तो ये साथ में सपन चड्डा को भी ले आया। देवराज चौहान अभी भी हक्का बक्का था। पीछे हटकर उसने तीनों को भीतर आने का रास्ता दे दिया। तीनों भीतर आ गए। देवराज चौहान ने दरवाजा बंद किया और पलटा। मोना चौधरी को सामने पाकर जगमोहन, बांके और रुस्तम राव चिहुक पड़े। तुम? जगमोहन के होठों से निकला। बाप। रुस्तम राव बांके से कह उठा, घोटाला होइला। बांकेलाल राठौर मूंछों पर हाथ फेरते मोना चौधरी को देखने लगा। मोना चौधरी ने उलझन भरे ढंग से तीनों को देखा, फिर पलटकर देवराज चौहान को देखा। इसके साथ ही बोली, तुम लोग मुझे यहाँ देखकर इतने परेशान हैरान क्यों हो? तुम मोना चौधरी नहीं हो। जगमोहन दांत भींचकर बोला। मोना चौधरी के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। मैं मोना चौधरी नहीं हूँ? कितनी अजीब बात है कि तुम कह रहे। तुम उसके हमशक्ल हो, जथुरा की कोई चाल हो। जगमोहन का स्वर बेहद सख्त था। क्या कह रहे हो? मोना चौधरी हक्की बक्की थी। मोना चौधरी इस वक्त दिल्ली में है। वो? मैं मोना चौधरी हूँ। नहीं, तुम मोना चौधरी नहीं हो। जगमोहन ने दृढ़ स्वर में कहा। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ और तुम कहते हो कि मैं नहीं हूँ, मैं दिल्ली में हूँ। हाँ, यही मैंने कहा। असली मोना चौधरी दिल्ली में है। अभी पारसनाथ से मेरी बात हुई है। क्या बकवास कर रहे हो? मोना चौधरी के माथे पर बल पड़े। मैं दिल्ली से लक्ष्मण दास और सपन चड्डा के साथ 8 बजे की फ्लाइट पर चली थी। ये बात तुम इन दोनों से पूछ सकते हो। लक्ष्मण दास और सपन चड्डा ने तुरंत सिर हिलाया। मोना चौधरी ठीक कह रही है, सपन चड्डा बोला। कितनी अजीब बात है कि मोना चौधरी सामने खड़ी है और तुम कहते हो कि ये मोना चौधरी नहीं है। लक्ष्मण दास कह उठा। जगमोहन कुछ कहता उससे पहले ही देवराज चौहान ने कहा, तुम हमसे क्यों मिलना चाहती थी? बांके की वजह से। मोना चौधरी ने बांकेलाल राठौर को देखा। इसने पारसनाथ के यहाँ जो किया वो तुम्हें पारसनाथ ने बताया नहीं कि वो बांके का हमशक्ल था? बताया। ये भी बताया
कि मेरी हमशक्ल ने नगीना का अपहरण किया है, लेकिन मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं। तुम लोग बांके की गलत हरकत को दबाने के लिए नया बहाना सुना रहे हो। मोना चौधरी ने तीखे स्वर में कहा। तुम्हारा मतलब कि हम गलत कह रहे हैं? देवराज चौहान ने चुभते स्वर में कहा। हाँ, फिर तो हमें तुमसे नगीना की वापसी की बात करनी चाहिए जो तुम्हारे पास है। मैंने ये काम नहीं किया। नगीना का अपहरण मैं क्यों करूंगी? मोना चौधरी कह उठी। हमारे पास आंखों देखे गवाह हैं। गवाह झूठे हैं, वो सच्चे हैं। नगीना की नौकरानी सत्या ने तुम्हें नगीना के साथ बातें करते देखा, फिर तुम दोनों गायब हो गई। मैं नगीना से मिली ही नहीं, मुझे नहीं मालूम वो किधर रहती है। हम सत्या को झूठा नहीं मान सकते, जिसने तुम्हें अपनी आंखों से देखा, तुम्हारा हुलिया बताया। नगीना ने सत्या से भी कहा कि वो मोना चौधरी से बात कर रही है। देवराज चौहान एक एक शब्द चबाकर बोला। तुम गलत कह रहे हो देवराज चौहान, वो मैं थी ही नहीं। मोना चौधरी ने कहा। दूसरी हो सकती है, वो दूसरी ही होगी। वो ही तो हम कह रहे हैं कि इस वक्त दो मोना चौधरी और दो बांके सुनने को मिल रहे हैं। पारसनाथ से जिस बांके ने झगड़ा किया वो नकली था, बांके तो यहाँ पर हमारे पास था। तब मोना चौधरी के होंठ भिज गए। ये असली मोना चौधरी नहीं है, जगमोहन ने कहा और फोन निकालकर पारसनाथ के नंबर मिलाने लगा। बकवास मत करो, मैं मोना चौधरी ही हूँ, अभी पता चल जाता है, जगमोहन ने सतर्क स्वर में कहा। छोरे, यो मामलो तो घनो उलझो गयो, बांकेलाल राठौर बोला। बाप अपनी खोपड़ी घुमेला है, रुस्तम राव ने गहरी सांस लेकर कहा। देखो तो यो मोनो चौधरी ही, यही तो झमेला होइला कि ये मोना चौधरी दिखेला है। जगमोहन की पारसनाथ से बात हुई। मोना चौधरी कहाँ है? मोना चौधरी पर नजर मारते जगमोहन ने पूछा। अभी सितारा का फोन आया था कि वो राधा के पास पहुंच गई है। पारसनाथ की आवाज कानों में पड़ी। सितारा के पहुंचने तक मोना चौधरी राधा के पास ही थी, उसके बाद चली गई। ये कब की बात है? अभी की। अब तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि मोना चौधरी अभी अभी हमारे पास आई है। क्या? दिल्ली से मुंबई वो पलक झपकते ही पहुंच गई, साथ में सपन चड्डा और लक्ष्मण दास भी हैं। ये नहीं हो सकता, हुआ पड़ा है ये, जगमोहन तीखे स्वर में बोला। मोना चौधरी कहती है कि वो 8 बजे वाली फ्लाइट से दिल्ली से चली। पैसेंजर लिस्ट से सच्चाई पता चल सकती है। अब तुम किसे असली मोना चौधरी कहोगे, दिल्ली वाली को या मुंबई वाली को? पारसनाथ की आवाज नहीं आई। तभी मोना चौधरी जगमोहन की तरफ बढ़ते कह उठी। मुझे बात करने दो पारसनाथ से। जगमोहन ने फोन मोना चौधरी को थमा दिया। पारसनाथ, मोना चौधरी फोन पर बोली। क्या हो रहा है ये सब? मेरा तो दिमाग खराब हो चुका है। हुआ क्या? घंटा भर पहले तुमने ही मुझे फोन पर कहा था कि जगमोहन राधा को घायल करके महाजन को बेहोश करके ले गया और उसने तुम्हें भी मारने की चेष्टा की। तुमने सितारा को राधा के पास भेजने को कहा तो मैंने 8 बजे लक्ष्मण दास और सपन चड्डा के साथ मुंबई की फ्लाइट पकड़ी थी। कुछ देर पहले ही देवराज चौहान के पास पहुंची हूँ। मैं तुम्हें कैसे फोन कर सकती हूँ? जगमोहन मुझे कैसे मारने की कोशिश कर सकता है? बकवास कर रहे हो तुम। मैं सही कह रहा हूँ मोना चौधरी, तुमने ही मुझे फोन किया था। नहीं, वो मैं नहीं थी। तो कौन था वो? ये तुम पता करो। मेरा फोन भी मेरे पास है, मालूम करो तुम्हें फोन करने वाली कौन है। वो ही होगी जिसने नगीना का अपहरण किया। मोना चौधरी का चेहरा कठोर हो गया। ढूंढो उसे और खत्म कर दो। ये सब जथूरा कोई चाल चल रहा है जो हम सब में झगड़ा करवाना चाहता है। तुम उस मोना चौधरी की खबर लो। अभी जाता हूं मैं। मोना चौधरी ने फोन बंद करके जगमोहन को दिया और बोली। मैं ही असली मोना चौधरी हूँ, वो कोई बहुरूपिया है। पारसनाथ कुछ ही देर में उसे तलाश कर लेगा। हमें नहीं मालूम तुम बहरूपिया हो या दूसरी, मोना चौधरी ने कड़वी मुस्कान के साथ जगमोहन से कहा। इस बात का यकीन तुम्हें दिलाने की जरूरत नहीं समझती, हमें तो जरूरत है। क्यों? क्योंकि नकली मोना चौधरी के पास नगीना अभी भी है। मैं नकली नहीं असली हूँ। फिर वो लक्ष्मण दास और सपन चड्डा से बोली। चलो, हमें वापस दिल्ली जाना है। जिस काम के लिए मैं मुंबई आई थी उसकी अब जरूरत नहीं रही। बांके के बहरूपिये ने पारसनाथ के यहाँ झगड़ा किया, ये जान गई हूँ मैं। और जगमोहन बोला, मैंने जो महाजन के यहाँ किया वो तुम्हारा बहरूपिया था जो महाजन को ले गया है। मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। अगर ये काम जथूरा कर रहा है तब वो बचेगा नहीं। हमें पूरी कोशिश करनी है कि इन हालातों के बीच हम में झगड़ा पैदा ना हो, मोना चौधरी गंभीर स्वर में कह उठी। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। मोना चौधरी लक्ष्मण दास और सपन चड्डा के साथ बाहर निकल गई। चुप्पी सी आ ठहरी वहां। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कस लिया। ये तो अजीब बातों हो रही हो।
बाकीलाल राठौर ने गंभीर स्वर में कहा, एक दूसरों के नकली चेहरों सामने आ रहो हो, हम किसों पर भरोसा करो हो, ये तो खोपड़ी खराबो करने वालों बातों हो। देवराज चौहान ने कस लिया। आंखों में गहरी सोच के भाव थे। सच में दिमाग खराब हो रहा है। जगमोहन बोला, क्यों बाप? रुस्तम राव देवराज चौहान से कह उठा, तुम क्या सोचते हो? हम इन हालातों को समझते हुए भी ज्यादा देर तक अपने पर काबू नहीं रख सकते। देवराज चौहान ने कहा, ये क्या कहते हो? मैं ठीक कह रहा हूँ। जथुरा ऐसी शानदार चालें चल रहा है कि समझते हुए भी हम कोई रास्ता नहीं चुन सकते। इसका अंत झगड़े पर ही जाकर खत्म होगा और वो अपनी कोशिश में सफल हो जाएगा। देवराज चौहान ने कस लिया, हम सतर्क रहकर ज्यादा देर सतर्कता का दामन नहीं पकड़े रह सकते। कभी भी कोई भी घटना किसी का दिमाग खराब कर सकती है और कुछ भी हो सकता है। देवराज चौहानो ठीको बोल लो हो। जगमोहन के होंठ भिज गए। हमारे पास देखते रहने के अलावा करने को कुछ नहीं है। देखते रहो, सब्र का बांध टूटे तो दूसरे पर झपट पड़ो, बस यही होगा। मैं ये नहीं होने। एकाएक जगमोहन के मस्तिष्क में बिजलियां कौंधी। उसने दोनों हाथों से अपना सिर थाम लिया। आंखें बंद होती चली गईं। बिजली के तेज धमाके बज रहे थे उसके दिमाग में। फिर सब कुछ शांत होता चला गया। उसके बाद जगमोहन के मस्तिष्क ने वो ही जगह देखी जो वो पहले देख चुका था। वहां नगीना को उसी मुद्रा में बेहोश पड़े देखा, परंतु चंद कदमों के फासले पर अब महाजन भी वहां बेहोशी की मुद्रा में पड़ा हुआ था। वहां की हर जगह शांत थी। समुद्र की लहरों का शोर कानों में पड़ रहा था। चट्टानों से भरी पथरीली जमीन, लंबे हवा से हिलते पेड़, नीचे पत्थरों को छोड़कर हर जगह घास नजर आ रही थी। एक 3 फुटा घास में से कच्चा रास्ता एक तरफ जा रहा था। फिर जगमोहन सामान्य होता चला गया। देवराज चौहान, रुस्तम राव और बांके की नजरें जगमोहन पर थीं। का हो गयो थारों को? सिरों दर्दों से फटो जाबो का? जगमोहन ने दोनों हाथ सिर से हटाए, आंखें खोली और देवराज चौहान को देखा। महाजन नगीना भाभी के पास बेहोश पड़ा है देखा। मैंने पूर्वाभास में देखा है अभी अभी। तो जथुरा हमें इस तरह ले जाकर एक जगह इकट्ठा कर रहा है। देवराज चौहान बोला, यही लगता है। वो कौन सी जगह है? मैं समझ नहीं पाया, लेकिन समुद्र के किनारे चट्टानों भरी पथरीली जमीन है। वहां घास भी है, पेड़ भी, पगडंडी भी। जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा, मैं नहीं जानता कि वो जगह कहाँ पर है। छोरो, समझो का? समझेला बाप। तभी जगमोहन के कानों में पोते बाबा की फुसफुसाहट गूंजी, बहुत देर से तेरे से बात नहीं हुई जग्गू। जगमोहन चौंक कर पलटा, कुछ भी नजर नहीं आया। पोते बाबा? जगमोहन के भिजे होठों से निकला, लगता है तू भी मेरे बिना उदास हो गया जग्गू। तू कमीना है, जगमोहन ने दांत पीस कर कहा। पोते बाबा के हंसने का स्वर गूंजा। पोते बाबा आ गयो छोरो? नजर नहीं आ रेला बाप। तभी देवराज चौहान ने सिगरेट का धुआं आवाज की तरफ फेंका। अगले ही पल पोते बाबा की आकृति सी नजर आई, चेहरे की आकृति धुएं की लकीरों जैसी। ये सब जथुरा का फेंका काल चक्र है। पोते बाबा की आवाज सबने सुनी, इससे कोई बच नहीं सकता। जथुरा का काल चक्र हमारे सामने फेल हो जाएगा। जगमोहन ने तीखे स्वर में कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अभी भी वक्त है, मान जा, पीछे हट जा, जथुरा के हादसों में दखल ना दे। जो बात नहीं हो सकती वो कह ही मत। तुम सबका बुरा वक्त आने वाला है। एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम लोग अपनी परछाई पर भी शक करने लगोगे कि वो भी तुम्हारी है कि नहीं। इतने तंग आ जाओगे कि एक दूसरे की जान लिए बिना नहीं रह पाओगे। तुम तो दूर बैठो के मजे लिए हो। जग्गू, जथुरा नहीं चाहता है कि तुम पूर्व जन्म की यात्रा करो। मामूली सी तो बात है, तुम लोग क्यों? मुझे पूर्वाभास कौन करा रहा है पोते बाबा? जगमोहन ने पूछा। ये पता चल जाता तो जथुरा कब का इस मामले को खत्म कर देता, परंतु उसका पता नहीं चल रहा। हमें कैसे पता कि पूर्व जन्म को कौन सा रास्ता जाता है? जथुरा तो खामखा डर रहा है। जगमोहन मुस्कुराकर बोला, जो तुम्हें पूर्वाभास करा रहा है वो तुम लोगों को पूर्व जन्म में प्रवेश करने वाले रास्ते पर ले जाएगा। ऐसा होगा? हाँ, तो तुम्हें पहले से ही पता है कि ये सब होने वाला है, तो हमें रोक क्यों रहे हो? जगमोहन ने कहा, इसलिए कि अगर तुम मान जाओ तो ये सफर रोका जा सकता है, या देवा या मिन्नू में से एक मर जाएं तो पूर्व जन्म की यात्रा हमेशा हमेशा के लिए रुक जाएगी। तुम लोगों की पूर्व जन्म की यात्रा जथुरा के हक में अच्छी नहीं रहेगी, इसलिए रोका जा रहा है तुम सबको। अगर जथुरा ने तुम लोगों की ये यात्रा रोक दी तो जथुरा बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। तड़प रहा होगा जथुरा हमें रोकने को। कोशिश तो वो कर ही रहा है। मान जाओ जग्गू, फायदे में रहोगे।
नगीना कहाँ है? नगीना और नील सिंह सुरक्षित हैं, एक जगह पर दोनों बेहोश पड़े हैं। तुम। यही वो वक्त था जब देवराज चौहान ने फुर्ती से रिवाल्वर निकाली और जहां पोते बाबा के खड़े होने का एहसास था उस तरफ करके गोली चला दी। तेज धमाका गूंजा, फिर सब कुछ शांत हो गया। 2 पलों तक तो कोई स्वर ही न उभरा। तुमने अपनी कोशिश कर ली देवा। पोते बाबा का मुस्कुराता स्वर सबके कानों में पड़ा। देवराज चौहान के होठों से गहरी सांस निकली, फिर कह उठा, तो गोली तेरे को नहीं लगी? लगी इस तरह जैसे तुम लोगों को छोटा सा कंकर लगता है, वैसे मुझे गोली लगी। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे ये मामूली से खिलौने मेरा अहित कर सकेंगे? नहीं, तुम लोग मेरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैं हर तरफ से सुरक्षित होकर इस दुनिया में आया हूँ। देवराज चौहान ने रिवाल्वर जेब में रख ली। देवा की इस हरकत से जाहिर है कि तुम लोग मेरी बात ना मानकर अपना खेल ही चालू रखना चाहते हो। मर्जी तुम लोगों की, बुरा भुगतोगे तुम लोग। जथुरा का कालचक्र तुम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ेगा। आम थारी चुटियों को पकड़कर घुमायो पोतो बाबोए। तुम लोग मामूली इंसान हो मेरे सामने। जाता हूँ, अब भुगतना तुम लोग। उसके बाद पोते बाबा की आवाज नहीं आई। चुप्पी सी आ ठहरी वहां। हम लोगों के पास करने को कुछ नहीं है, देवराज चौहान बोला, और जथुरा अपने मन की किए जा रहा है। जगमोहन से बात करने के बाद पारसनाथ ने उसी पल सितारा को फोन किया। मेरे बिना दिल नहीं लग रहा परसू? उसकी आवाज सुनने पर उधर से सितारा ने मजाक में कहा। मोना चौधरी कहाँ है? वो तो मेरे आते ही चली गई। बेचारी राधा की हालत खराब है, मुंह सूजा हुआ है। महाजन का पता चला? अभी नहीं। मोना चौधरी ने कुछ कहा कि वो किधर जा रही है? ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। क्यों, क्या बात है? उसे फोन कर ले, कोई काम है तो। पारसनाथ ने फोन काट दिया। जगमोहन के पास मोना चौधरी ने कहा था कि उसका फोन भी उसके पास है, इसलिए पारसनाथ मोना चौधरी को फोन न करना चाहता था। वो कपड़े चेंज करके कार पर मोना चौधरी के फ्लैट पर पहुंचा। रात के 2 बज रहे थे, हर तरफ सुनसानी छाई हुई थी। पारसनाथ ने दरवाजे पर पहुंचकर कालबेल बजाई। फौरन ही दरवाजा खुला। सामने मोना चौधरी थी। तुम? उसे देखते ही मोना चौधरी के होठों से निकला, फिर पीछे हट गई। उसे गहरी निगाहों से देखते पारसनाथ ने भीतर प्रवेश किया। मोना चौधरी अभी तक बाहरी कपड़ों में थी। जगमोहन को हमें जल्दी ही ढूंढना है पारसनाथ, मोना चौधरी बोली। वो महाजन के साथ जाने क्या सलूक करे। पारसनाथ खामोश रहा। मोना चौधरी ने उसे देखा, फिर कह उठी, कोई खास बात है पारसनाथ? नहीं, खास नहीं। तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? मोबाइल? मोना चौधरी के माथे पर बल पड़े। वो सामने टेबल पर रखा है। पारसनाथ आगे बढ़ा और मोना चौधरी के मोबाइल को उठाया, उलट पलट कर देखा, फिर अपना फोन निकाला और मोना चौधरी के फोन के नंबर मिलाने लगा। मोना चौधरी की अजीब सी निगाह पारसनाथ पर थी। क्या बात है पारसनाथ? तभी मोना चौधरी का फोन बज उठा। पारसनाथ के होंठ भिज गए। उसने फोन काटा और वापस टेबल पर रखकर मोना चौधरी को देखा। मोना चौधरी उसे ही देख रही थी। कौन हो तुम? मैं? मोना चौधरी के होंठ सिकुड़े। तुम मुझे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूं? हाँ, तुम ही से। तुम्हें क्या हो गया है पारसनाथ? जवाब दो। पारसनाथ का खुरदरा चेहरा सपाट था। मैं मोना चौधरी हूं। इस बात का यकीन दिला सकती हो? पारसनाथ ने सपाट स्वर में पूछा। यकीन? मोना चौधरी हैरत से भर गई। तुम्हें यह यकीन दिलाना होगा कि मैं मोना चौधरी हूँ? हाँ। क्या तुम मुझे यकीन दिला सकते हो कि तुम पारसनाथ हो? दोनों ने एक दूसरे की आंखों में झांका। मुझे राधा का फोन आया और उसने बताया कि जगमोहन महाजन को बेहोश करके कंधे पर डालकर ले गया है। मैं तुरंत महाजन के घर पहुंची तो बाहर अंधेरे में मैंने जगमोहन को अपने इंतजार में पाया। मेरा उससे झगड़ा हुआ। उसने रिवाल्वर निकालकर मुझे मारना चाहा, लेकिन बाजी पलट गई। वो भाग गया। मैं राधा के पास भीतर पहुंची तो राधा ने मुझे सब कुछ बताया। तब मैंने तुम्हें फोन करके सितारा को राधा के पास भेजने को कहा। सितारा आई तो मैं यहाँ आ गई। अब तुम यहाँ आकर मुझसे सबूत मांग रहे हो कि क्या मैं सच में मोना चौधरी हूँ? पारसनाथ ने सिगरेट सुलगाकर कस लिया, फिर गंभीर स्वर में बोला, मैंने घंटा भर पहले मोना चौधरी से बात की है। वो मुंबई में जगमोहन के पास थी। उसके साथ लक्ष्मण दास और सपन चड्डा भी थे। वो 8 बजे की फ्लाइट से दोनों के साथ मुंबई गई थी। उसका कहना है कि उसका फोन भी उसके पास है। फोन तो मेरे पास है, फिर उसके पास कैसे हो सकता है? मोना चौधरी बोली। जो हुआ वो तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हारा मतलब कि महाजन को ले जाने वाला जगमोहन नहीं था? राधा झूठ बोल रही है। राधा झूठ क्यों बोलेगी? तो फिर मुंबई में जगमोहन कैसे हो सकता है? वो तो दिल्ली में।
वो मुंबई में भी है। पारसनाथ की चुभती निगाह मोना चौधरी पर थी। मैंने जगमोहन से भी बात की। तुम पागल हो, अभी तो नहीं हुआ। पारसनाथ मुस्कुरा पड़ा। अब तक के हालातों का निचोड़ है कि ये सब खेल जथुरा की चाल है। वो हम में और देवराज चौहान में झगड़ा कराना चाहता है। मुझसे लड़ने वाला बांके नकली था, महाजन को उठा ले जाने वाला जगमोहन नकली था, परंतु मोना चौधरी कौन सी असली है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जथुरा हमें उलझा रहा है और हम उलझते जा रहे हैं। पारसनाथ के स्वर में गंभीरता थी। मोना चौधरी मुस्कुराकर कह उठी, मैं अपने फ्लैट पर हूँ, मेरा फोन मेरे पास है। इसी से तुम्हें यकीन कर लेना चाहिए कि मैं आसानी से यकीन करके धोखा नहीं खाना चाहता। इस तरह मैं जथुरा के खेल का मोहरा नहीं बनना चाहता। मोहरा तो तुम बन रहे हो मुझ पर शक करके, मोना चौधरी बोली। सपन चड्डा के बंगले पर फोन करो, पारसनाथ बोला। मोना चौधरी ने आगे बढ़कर फोन उठाया और सपन चड्डा के बंगले का नंबर मिलाने लगी। बेल हुई, होती रही। मोना चौधरी ने फोन कानों से लगाए रखा। पारसनाथ गंभीर मुद्रा में टहलता कश लेता रहा। हेलो, उधर से नींद भरा नौकर का स्वर कानों में पड़ा। सपन साहब से मेरी बात कराओ, मोना चौधरी बोली। मालिक से? लेकिन आप कौन हैं? मोना चौधरी। कमाल है, वो आपके साथ तो गए थे, सेठ जी के दोस्त भी साथ में थे, और अब आप? मोना चौधरी ने फोन बंद करके कहा, सपन चड्डा मेरे साथ वहीं गया है। अब समझी तुम कि मुझे ये जानना है कि असली तुम हो या वो? मैं हूँ पारसनाथ, मुझे पहचानो। मैं कहने भर से कुछ नहीं होता। तो कैसे होता है? मोना चौधरी का स्वर उखड़ गया। ऐसी कोई बात जिससे मुझे यकीन हो सके कि तुम ही कहते हो कि ये सब चालें जथुरा चल रहा है और तुम ही उसकी चाल में फंसकर मुझे मोना चौधरी नहीं मान रहे। पारसनाथ कुछ कहने लगा कि उसका फोन बजा। पारसनाथ ने स्क्रीन पर आया नंबर देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ये मोना चौधरी के मोबाइल फोन का नंबर था। पारसनाथ ने टेबल पर पड़े मोना चौधरी के मोबाइल फोन पर नजर मारी। मोना चौधरी को देखा जो कि उसे ही देख रही थी। पारसनाथ ने कॉलिंग स्विच दबाकर फोन कान से लगाया। हेलो पारसनाथ, मोना चौधरी की आवाज़ कानों में पड़ी। हमें दिल्ली की टिकट मिल गई है, कुछ ही देर में फ्लाइट यहाँ से निकल जाएगी। मैं एयरपोर्ट से सीधे तुम्हारे पास आऊँगी। ताज़ा हालातों पर बात करनी है, बहुत कुछ अजीब सा हो रहा है। तुम अपने फ्लैट पर आना। मोना चौधरी पर निगाह मारकर पारसनाथ बोला, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ी। ठीक है, महाजन का कुछ पता चला? अभी तो नहीं, मैं 3 घंटे तक पहुंच जाऊंगी, फिर बात करते हैं। उधर से मोना चौधरी ने फोन बंद कर दिया। पारसनाथ ने फोन जेब में रखते हुए कहा, तुम समझ ही गई होगी कि मैं मोना चौधरी से बात कर रहा था। मैं हूँ मोना चौधरी। सुबह तक वो यहाँ पहुँचेगी, मैं भी रहूँगा और चाहूँगा कि जब वो आए तो तुम बाथरूम में चली जाना। पहले मैं उससे अकेले में बात करूँगा, मैं नहीं चाहूँगा कि वो तुम्हें देखे। पारसनाथ ने ठोस स्वर में कहा। यकीन मानो पारसनाथ, मैं मोना चौधरी हूँ असली, वो झूठी है, फ्रॉड है। वो भी आ रही है, उसकी भी सुन लेने दो मुझे आशा है कि जब तुम दोनों को आमने सामने कराऊंगा तो असली नकली का रहस्य खुल जाएगा। पारसनाथ ने सपाट स्वर में कहा। तुम जथुरा की चालों में फंसते जा रहे हो पारसनाथ, तुम खामोश रहो, मैं तुम्हारी बातों में फंसने वाला नहीं। पारसनाथ ने पुनः सपाट स्वर में कहा। मोना चौधरी, लक्ष्मण दास और सपन चड्डा एयरपोर्ट से बाहर निकले तो दिन का उजाला फैलना शुरू हो गया था। मोना चौधरी दोनों से कह उठी, तुम लोग जाओ, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। कहकर वो टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ गई। सपन चड्डा की कार पार्किंग में खड़ी थी। तुम मेरे साथ ही चलो लक्ष्मण, मेरे बंगले पर ही नींद लेना, फिर खाना खाकर जाना, जैसी तुम्हारी इच्छा। दोनों पार्किंग की तरफ बढ़ गए। मोना चौधरी, देवराज चौहान किस मामले में फंसे हैं, क्या तेरे को समझ आ रहा है? लक्ष्मण दास ने पूछा। पूर्व जन्म का मामला है, परंतु मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा। समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा। मैं तो मोमो जिन्न के बारे में सोच रहा हूँ कि वो कब हमारा पीछा छोड़ेगा। उसने तो सच में हमें अपना गुलाम बना लिया है। मुझे नहीं पता था कि जिन्न ऐसे होते हैं, इससे भी खतरनाक होते होंगे। पहले कभी हमारा वास्ता किसी जिन्न से तो पड़ा नहीं कि। सपन, लक्ष्मण दास ने टोका। हाँ, सपन चड्डा ने चलते चलते उसे देखा। हम दोनों खिसक लेते हैं। मोमो जिन्न को पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ गए। जब सब ठीक हो जाएगा तो उसने हमें पकड़ लिया तो नंगा करके सड़कों पर घुमाएगा। ये उसकी खोखली धमकी है। अगर उसने ऐसा कर दिखाया तो
लक्ष्मण दास ने गहरी सांस ली, फिर कुछ नहीं कहा उसने। दोनों पार्किंग में खड़ी अपनी कार तक पहुंचे और चल पड़े। सपन चड्ढा और लक्ष्मण दास बंगले पर पहुंचे। गेट पर दरवान मौजूद था। दूसरा नौकर लॉन में पौधों को पानी देता दिखा। कार को पोर्च में लाकर छोड़ा और भीतर प्रवेश कर गए। सपन चड्ढा ने कहा, मैं चाय कॉफी के लिए कहता, मैं तो सोऊंगा। ठीक है, ऊपर कमरे में चलते हैं, एक ही कमरे में सोएंगे। पहली मंजिल पर सपन चड्ढा लक्ष्मण दास के साथ अपने बेडरूम में पहुंचा तो दोनों ही ठिठक गए। सामने 4 फीट का मोमो जिन्न दिखा। मोमो जिन्न कमरे में टहल रहा था तो कभी एक तरफ रखी खाली कुर्सी पर बैठ जाता। वो परेशान लग रहा था। उसने दोनों को देखा परंतु जैसे अपनी परेशानी में व्यस्त रहा। सपन चड्ढा और लक्ष्मण दास की नजरें मिली। इसे क्या हो गया है? लक्ष्मण दास धीमे स्वर में बोला। ये कमीना तो हमें देखते ही हम पर सवार हो जाता है, अब बात भी नहीं कर रहा। कुर्सी की कील चुभ गई होगी कूले में, तभी तो चहलकदमी कर रहा है। मजाक मत कर, जरूर कोई बात है। मैं नींद लेने अपने ही बंगले पर चला जाता तो ठीक रहता, वहां ये तो नहीं मिलता। क्या पता तब ये वहां होता, फिर तू तो चैन की नींद ले पाता। मुझे नहीं लगता कि ये हमें सोने देगा। तू बात कर इससे। मैं? इससे बात करना तो मुसीबत मोल लेने जैसा है। मुसीबतों में तो हम पहले ही फंसे पड़े हैं, तू बात कर। लक्ष्मण दास बोला। मोमो जिन्न? सपन चड्ढा ने पुकारा। मोमो जिन्न एकाएक ठिठका और दोनों को इस तरह देखा जैसे अभी उन्हें देखा हो। उसके बाद कुर्सी पर जा बैठा। बोला तब भी नहीं कुछ, चेहरे पर सोचें थी। तबीयत खराब हो तो क्रोसिन दूं? सपन चड्ढा कह उठा। ठीक हूं मैं, मोमो जिन्न व्याकुल स्वर में बोला। मुझे तो तुम ठीक नहीं लग रहे। क्या परेशान हो? हाँ। क्यों? तुम तो जिन्न हो, तुम्हें क्या परेशानी आ सकती है? लक्ष्मण दास ने कहा। तुम्हें किसने कहा कि जिन्न को परेशानी नहीं होती? मोमो जिन्न के माथे पर बल पड़ गए। मैंने किसी किताब में पढ़ा था, गलत लिखा था उस किताब में। जिन्न के सामने भी इंसानों की तरह परेशानियां आती हैं। तुम्हें क्या परेशानी आ गई? बहुत परेशानी है। जाने क्यों मेरी इच्छाएं जागने लगी हैं। इच्छाएं जागने लगी हैं? सपन चड्ढा ने कहकर लक्ष्मण दास को देखा। इच्छाएं जागने वाली बात जरूर खास है, तभी तो तुम परेशान हो। लक्ष्मण दास कह उठा। हाँ, ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। वजह क्या है? जथुरा अपने गुलामों की इच्छाओं को खत्म कर देता है कि उसके गुलाम की कोई इच्छा ही ना बचे और जो उससे बगावत ना कर सके, सिर्फ उसके बारे में सोचे, उसके लिए ही बेहतर काम करे। मोमो जिन्न गंभीर स्वर में कह रहा था। आज तक का इतिहास है कि जथुरा द्वारा खत्म कर दी गई इच्छाओं का दोबारा जन्म नहीं होता, लेकिन मेरी इच्छाओं का मेरे मन में जन्म हो रहा है। मेरे मन में चाहत उठ रही है इंसानों की तरह कि मैं अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छा खाऊं, मेरा भी घर परिवार हो, मैं अपनी मर्जी करूं, कोई मुझे हुक्म ना दे। मेरे पास ऐसे कपड़े हैं जो तुम्हें पूरे आ जाएंगे। सपन चड्ढा जल्दी ही कह उठा। मोमो जिन्न ने सपन चड्ढा को घूरा। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? बात कपड़ों की नहीं है, मोमो जिन्न गंभीर स्वर में बोला। बात यह है कि मेरे मन में इच्छा उठनी ही नहीं चाहिए। ये बात अगर जथुरा को पता चल गई तो वो मुझे मंत्र पढ़कर फौरन जलाकर खाक कर देगा। फिर तो तुम खतरे में हो। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा कौन कर रहा है। क्या मतलब? मेरे मन में इच्छा जगी नहीं, जगाई गई है। ये किसी शक्ति की शरारत है। उसने जानबूझकर ऐसा किया है। किसने किया है मैं नहीं जानता, परंतु वो शक्ति जो भी है जथुरा की दुश्मन है। ऐसा करके वो जथुरा का काम खराब करना चाहती है। तुम उसे ढूंढ नहीं सकते? तुम तो जिन्न हो, मिनटों में उसका पता लगा सकते हो। वो बड़ी शक्ति है जिसने मेरे मन में इच्छाएं जागृत की। ऐसी ताकतों की तरफ हम नजर उठाकर भी नहीं देख सकते। ये ताकतें हम जिन्नों से बहुत दूर होती हैं। मोमो जिन्न ने गंभीरता से कहा। लक्ष्मण दास ने सपन चड्ढा से कहा। ये कितनी अजीब बातें कर रहा है। हमें क्या, ये इसकी समस्या है। इसकी समस्या के साथ हमारी समस्या भी जुड़ी हुई है। इसने हमें गुलाम बना रखा है। अब ऐसा नहीं है, मोमो जिन्न बोला। क्या मतलब? मेरे मन में साधारण इंसान जैसी इच्छाएं जगाई गई हैं और इंसान कभी भी दूसरे को गुलाम नहीं बनाता, दोस्त बनाता है। अब तुम मेरे दोस्त हो, मोमो जिन्न सोच भरे स्वर में कह उठा। परंतु रहोगे हमारे पास ही। जथुरा ने जो काम मुझे सौंपा है उससे मैं पीछे नहीं हट सकता। पीछे हटा तो जथुरा जान जाएगा कि मेरे शरीर का सिस्टम ठीक नहीं चल रहा।
शायद उसे ये भी पता चल जाए कि मेरे में इच्छाएं जागृत हो गई हैं। मैं मरना नहीं चाहता, इसलिए जथुरा को ऐसा दिखावा करते रहना जरूरी है कि मैं उसका काम कर रहा हूँ। फिर तो तुम भारी मुसीबत में हो, सपन चड्ढा बोला। सच में, मोमो जिन्न ने परेशानी से कहा। हम तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं? अभी मुझे किसी काम का आदेश नहीं मिलेगा, जब मिलेगा तो। जथुरा आदेश देता है तुम्हें? नहीं, इस वक्त कालचक्र काम कर रहा है। मुझे भौरी और सोहरी आदेश देता है। जथुरा ने मेरी तारें कालचक्र के साथ जोड़ दी हैं। अब मुझे कालचक्र का हुक्म मानना पड़ रहा है। परंतु जब से मेरे मन में इच्छाएं जागृत हुई हैं, इन सब कामों से विद्रोह करने का मन कर रहा है। मेरी इच्छा नहीं कि मैं ये सब काम करूं। नहीं करोगे तो जथुरा तुम्हें मार देगा। हाँ, अपने को बचाने और उसे दिखाने के लिए मुझे काम करते रहना होगा। तुम दोनों मेरी मदद करना। मदद? हम? हाँ, जब मैं कोई काम करने को कहूँ तो कर देना। इस तरह मैं जथुरा से बचा रहूंगा। लक्ष्मण दास और सपन चड्ढा की नजरें मिली। ये मदद के लिए कह रहा है, पहले नंगा करके बाहर घुमाने को कहता था। इसके मन में इच्छाएं आ गई हैं, ये बदल गया लगता है। लक्ष्मण दास बोला। तो क्या करें? प्यार से मदद मांग रहा है तो कर देते हैं। धन्यवाद, मोमोजिन बोला। तुम दोनों का ये मुझ पर एहसान होगा। एक बात तो बता कि ये सब हो क्या रहा है? हम ज्यादा कुछ नहीं समझ पा रहे। ये देवा और मिन्नो और उसके साथियों का पूर्व जन्म का कोई काम है जो कभी अधूरा छूट गया था। इस जन्म में वो काम इन लोगों को पूरा करना है, तभी इनका जन्म सफल होगा और इनके झगड़े रुकेंगे। मोमोजिन गंभीर स्वर में बोला। थोड़ा खुलकर समझाओ। मोमोजिन कुछ पल चुप रहा, फिर कह उठा। ये देवा और मिन्नो और इनके साथियों का तीसरा जन्म है। पहले जन्म में हालात कुछ ऐसे बिगड़े कि ये देवा और मिन्नो आपस में दुश्मन बन गए, जबकि इनकी शादी होने वाली थी। पहले जन्म में? लक्ष्मण दास ने पूछा। हाँ, परंतु हालात पलटे और दोनों में दुश्मनी हो गई। देवा की शादी मिन्नो की बहन बेला से हो गई। बेला से? लेकिन अब तो नगीना देवराज चौहान की पत्नी है। बेला का ही दूसरा रूप है नगीना। दोनों एक ही तो हैं। ओह, देवा और मिन्नो की पहले जन्म में लड़ाई पेशीराम फकीर बाबा की वजह से हुई। पेशीराम इधर की बात उधर झूठ सच लगाता रहा और दोनों में उठे झगड़े को बढ़ाता रहा। मिन्नो तो शुरू से ही बहुत गुस्से वाली रही है। सारा कसूर पेशीराम का था। पहले जन्म में नगरी तबाह हो गई दोनों की लड़ाई की वजह से। देवा मिन्नो एक दूसरे को मारकर स्वयं भी मर गए। इनके सारे साथी मारे गए और भी बहुत जाने गई। बुरा हुआ, सपन चड्ढा ने कहा। तब बड़ी शक्तियों के बीच तीव्र हलचल हुई। उन्होंने देवा और मिन्नो का जन्म इसलिए कराया था कि दोनों के ग्रह मिलकर दुनिया के भले के बड़े से बड़े काम आसानी से कर सकते थे। परंतु पेशीराम ने दोनों की दुश्मनी कराकर उन शक्तियों की सारी योजना पर पानी फेर दिया। ऐसे में उन बड़ी शक्तियों ने पेशीराम को श्राप दिया कि जब तक वो देवा और मिन्नो में दोस्ती नहीं कराएगा उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, उसकी मृत्यु नहीं होगी। कैसी अद्भुत सजा है। हाँ, क्योंकि इंसान ज्यादा से ज्यादा देर जिंदा रहना चाहता है, मरना नहीं चाहता। परंतु एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब दुनिया को देखकर थक चुका इंसान मौत चाहने लगता है। पेशीराम को मिले श्राप की वजह से वो मर भी नहीं पा रहा, जबकि वो मोक्ष चाहता है। अब पेशीराम ने हर संभव चेष्टा की कि देवा और मिन्नो में दोस्ती हो जाए, लेकिन हर बार वो नाकामयाब रहा। पहले जन्म से अब तक वो उसी शरीर के साथ जी रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक काम उसने बढ़िया किया कि तपस्या कर करके उसने कई शक्तियां हासिल कर ली। विद्वान बन गया वो। ऐसा उसने इसलिए किया कि किसी तरह कोई रास्ता मिले देवा और मिन्नो में दोस्ती करा पाने का। मिला रास्ता? नहीं। बड़ी शक्तियों ने दूसरे जन्म में देवा और मिन्नो को पति पत्नी बना दिया, जो कि एक दूसरे पर जान देते थे। ऐसा इसलिए किया कि पेशीराम तीसरे जन्म में देवा और मिन्नो में दोस्ती करा पाने की तैयारी कर ले। क्यों? तीसरा जन्म खास है क्या? बहुत ही खास। बड़ी शक्तियां चाहती हैं कि इस जन्म में सारे झगड़े मिट जाएं, क्योंकि देवा और मिन्नो को 7 जन्म मिले हैं। 3 जन्म तो झगड़े में बर्बाद हो गए। अगले 4 जन्म दोनों मिलकर दुनिया का ज्यादा से ज्यादा भला कर सके। ये तभी होगा जब देवा और मिन्नो एक साथ काम करेंगे। दोनों के ग्रह ऐसे हैं कि मिलकर काम करें तो फौरन काम होते चले जाएंगे। ये सब विस्तार से जानने के लिए सुने अनिल मोहन के पूर्व प्रकाशित उपन्यास हमला, जालिम, जीत का ताज, ताज के दावेदार, कौन लेगा ताज, पहली चोट, दूसरी चोट,
तीसरी चोट, महामाया की माया, देवदासी, इच्छाधारी, नागराज की हत्या, विश्व मानव, गुड्डी, सरगना, मास्टर, मंत्र, जो कि जितने ज़्यादा अवेलेबल होंगे मैं अपने चैनल में अपलोड करने की कोशिश करूंगा। ये पूर्व जन्म में क्यों जाते हैं? बताया तो, पहले के बिगड़े काम संवारने जाते हैं। जब देवा और मिन्नो में दोस्ती हो जाएगी तो पूर्व जन्म में बिगड़े काम खुद ब खुद ही ठीक होते चले जाएंगे। फिर इनको पूर्व जन्म में जाने की जरूरत नहीं रहेगी। मोमो जिन्न कहता जा रहा था, एक बात और, अगर बार बार देवा और मिन्नो पूर्व जन्म में जाकर पहले बिगड़े सारे काम ठीक कर देते हैं तो तब भी इनमें दोस्ती हो जाएगी, परंतु उसमें बहुत वक्त लग सकता है। पेशीराम पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि देवा मिन्नो में किसी प्रकार दोस्ती करा दे। बहुत अजीब मामला है। ये बड़ी शक्तियां कौन है? जो मनुष्यों की दुनिया को कंट्रोल करती हैं, उनका भला करती हैं, बुरे कर्म वाले को सजा देती हैं और अच्छे कर्म वाले को फायदा देती हैं। इन शक्तियों के बारे में समझना आसान नहीं है। मोमो जिन्न गंभीर नजर आ रहा था। जथुरा कौन है? जथुरा कभी साधारण इंसान हुआ करता था। शैतानी दिमाग था उसका। वो कोई बड़ा काम करना चाहता था, बड़ा बनना चाहता था। देवा और मिन्नो की मौत के बाद पहले जन्म में जब बड़ी शक्तियों का कंट्रोल उस नगरी से हट गया और हर कोई अपना मनचाहा काम करने को आजाद हो गया, तो जथुरा ने शक्तियां पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। जब उसने तपस्या करके ताकतें हासिल की तो उसके भीतर का शैतान जाग उठा, बुराई के रास्ते पर चल पड़ा। हादसों को अपनी मुट्ठी में लेने के लिए तपस्या कर उसने यत्न करने शुरू कर दिए, जबकि ये बेहद कठिन काम था। परंतु जथुरा के इरादे पक्के थे। जिस तरह अच्छी शक्तियों के देवता होते हैं, उसी तरह बुरी ताकतों के भी देवता होते हैं। जथुरा ने हादसों को संभालने वाले देवता को प्रसन्न कर उससे हादसों का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। इस तरह धीरे धीरे जथुरा स्वयं हादसों का देवता बन गया। आज जथुरा बेहिसाब ताकत हासिल कर चुका है। ओह, कितनी अविश्वसनीय बातें जानने को मिल रही हैं, लक्ष्मण दास ने कहा। इसमें इच्छाएं आ गई हैं, तभी तो ये प्यार से बातें कर रहा है, सपन चड्डा ने कहा, वरना ये तो हमें नंगा करके सड़कों पर घुमाने की कोशिश में था। मोमो जिन्न गंभीरता से उसे देख रहा था। तभी लक्ष्मण दास ने पूछा, जथुरा बहुत ताकतवर है? बहुत, देवा और मिन्नो से ज्यादा, बहुत ज्यादा। और जथुरा कोशिशें कर रहा है कि देवा और मिन्नो पूर्व जन्म में प्रवेश न कर सकें। ठीक कहा। जथुरा डर क्यों रहा है देवा मिन्नो से? उन्हें रोक क्यों रहा है? वो ताकतवर है और आसानी से दोनों को। जथुरा का डर जायज है, मोमो जिन्न ने कहा। वो कैसे? देवराज चौहान और मोना चौधरी एक साथ पूर्व जन्म में प्रवेश करेंगे और ये जरूरी तो नहीं? बहुत जरूरी है। देवा और मिन्नो के ग्रह ही ऐसे हैं कि अगर एक पूर्व जन्म में प्रवेश करता है तो दूसरे के कदम खुद ब खुद ही पूर्व जन्म की धरती तक जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ जाएंगे। ग्रहों के दम पर वो दोनों ऐसे बंधे हैं कि उनमें से कोई अकेला पूर्व जन्म की यात्रा कर ही नहीं सकता। ओह, नई बात पता चली। जब देवा और मिन्नो एक साथ हो जाते हैं तो उनके ग्रह बहुत बलशाली हो जाते हैं। तब दोनों बड़ी से बड़ी ताकत को भी हरा देने की हिम्मत रखते हैं। ये बात जथुरा को अच्छी तरह पता है। समझा। इसलिए जथुरा देवा या मिन्नो में से एक को खत्म कर देना चाहता है कि दूसरा अकेला कुछ नहीं कर सकता। तब उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो आसानी से सबका मुकाबला कर लेगा। क्या पूर्व जन्म की दुनिया में जथुरा ही बचा है? नहीं, वहां तो एक से एक खतरनाक शक्तियों के मालिक भरे पड़े हैं, मोमो जिन्न ने कहा। तो जथुरा ने कैसे सोच लिया कि देवा मिन्नो पूर्व जन्म में प्रवेश करके उससे ही झगड़ा करेंगे? वो दूसरे से भी तो। देवा मिन्नो का झगड़ा जथुरा से ही होगा इस बार। क्यों? कैसे? जथुरा अपनी शक्तियों से जान चुका है कि देवा और मिन्नो उसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे जो उसकी तरफ जाता है। तभी तो वो परेशान हुआ पड़ा है कि या तो उनका सफर ना हो तो पहले ही दोनों में से एक को मार दे। एक रास्ता और भी है जथुरा के पास कि देवा और मिन्नो का सफर रोक सके। कौन सा रास्ता? जग्गू। जग्गू? इस जन्म में उसका नाम जगमोहन है। देवराज चौहान का खास, जानता हूं उसे। लक्ष्मण दास ने सिर हिलाया। जगमोहन के बारे में तुम क्या कहने वाले थे? सपन चड्डा बोला। जग्गू को जथुरा द्वारा रचित कुछ खास हादसों का पूर्वाभास हो रहा है और जग्गू पहले ही हादसों वाली जगह पर पहुंचकर हादसों को रोक रहा है। अगर जग्गू पूर्वाभास के पश्चात एक बार भी खामोश बैठा रहे
और हादसों को रोकने की चेष्टा न करे तो देवा मिन्नो की पूर्व जन्म की यात्रा टल सकती है। ऐसा कैसे? कोई बड़ी शक्ति जग्गू को उन खास खास हादसों का पूर्वाभास करा रही है जो कि योजना के तहत ही किया जा रहा है। योजना के तहत? हाँ, पूर्वाभास वाले उन खास हादसों की जगह पर जग्गू का पहुंचते जाना ही देवा और मिन्नो के कदम पूर्व जन्म के प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ा रहा है। जग्गू एक बार पूर्वाभास वाले हादसे की जगह पर ना पहुंचे तो सब कुछ जथुरा के हक में ठीक हो जाएगा। फिर देवा और मिन्नो की पूर्व जन्म की यात्रा ना होगी। ये तो बहुत आसान है, लक्ष्मण दास बोला। कैसे? मोमो जिन्ना ने उसे देखा। जगमोहन को जबरन कोई बिठा ले उस वक्त जब। ये संभव नहीं, ऐसा करना गलत हो जाएगा। मोमो जिन्ना ने अपनी लंबी नाक को मसला। मैं समझा नहीं। जथुरा देवा, मिन्नो या इनके साथियों पर किसी भी तरह का बल प्रयोग करेगा तो उसकी शक्तियां कम होने लगेंगी। जब तक ये लोग पूर्व जन्म में नहीं प्रवेश कर जाते तब तक जथुरा बल का इस्तेमाल इन पर नहीं कर सकता। उसकी कोई शक्ति भी किसी पर कामयाब नहीं हो सकती। तुम्हारा मतलब ये लोग पूर्व जन्म में प्रवेश करेंगे तब जथुरा इन पर अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकता है? हाँ, यही बात है। तो क्या ये सब पूर्व जन्म में प्रवेश कर जाएंगे? कह नहीं सकता, परंतु सितारों की चाल तो यही कहती है कि ये सब पूर्व जन्म में जल्दी ही प्रवेश कर जाएंगे। ये बात जथुरा को पता है? पता है, परंतु वह अपनी कोशिश तो करेगा कि ऐसा ना हो। जगमोहन को रोकने की जथुरा ने कोई कोशिश नहीं की। जथुरा ने पोते बाबा को भेजा हुआ है जो कि जग्गू के करीब ही रहने की चेष्टा करता है और उसे रास्ते पर लाने की चेष्टा करता है कि वो जथुरा के हादसों में दखल ना दे। जग्गू माना होता तो इतना झंझट ही नहीं पड़ता, लेकिन देवा और मिन्नो के ग्रहों का ही असर है कि जो जग्गू को मानने नहीं दे रहे। पोते बाबा जितना उसे कहता है जगमोहन उतना ही दृढ़ हो जाता है। वो पोते बाबा को पकड़ क्यों नहीं लेता? यह असंभव है। पोते बाबा साधारण नहीं है। वो महान जथुरा का सबसे खास सेवक है, बहुत बलशाली है, विद्वान है, ढेरों शक्तियों का मालिक है। उसका मुकाबला कर पाना इंसानों के बस में नहीं है। लक्ष्मण दास ने सिर हिलाया। सपन चड्ढा गंभीरता से उसकी बातें सुन रहा था। तुम में इच्छाएं कौन डाल रहा है? बताया तो, जथुरा की कोई दुश्मन शक्ति है जो मुझ में इच्छाएं डालकर मुझे नकारा कर रही है कि मैं जथुरा की सेवा ठीक से ना करूं और उसके काम बिगाड़ता जाऊं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होना शुरू भी हो गया है। जब से मेरे मन में इच्छाएं जागनी शुरू हुई हैं तब से मैं अपने बारे में सोचने लगा हूं। तुम लोगों को गुलाम बनाने की अपेक्षा तुम्हारा दोस्त बन गया हूं। जो बात तुमसे नहीं कहनी चाहिए वो भी कह रहा हूं, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मैं किसी का गुलाम न रहूं, खुद की मर्जी से काम करूं और नाम कमाऊं। दोनों चुप रहे। बातें बहुत हो गई, अब मेरे लिए कुछ खाने का भी इंतजाम करो। भूख उठ रही है। खाने का? लेकिन तुम तो खाते नहीं। अब खाने की इच्छा मन में जागी है। जब मैं इंसान था तो रबड़ी और जलेबी बहुत चाव से खाता था। तुम कभी इंसान भी थे? हाँ, इंसान के बाद ही जिन्न बना जाता है, सीधे थोड़ा ना जिन्न बन जाते हैं। तुम जिन्न कैसे बन गए? मेरी पत्नी के चाहने वाले ने मुझे मारकर कुएं में फेंक दिया था। किसी को पता ही न चला कि मैं मर चुका हूँ। सब यही सोचते रहे कि मैं कहीं चला गया, परंतु मेरी पत्नी जानती थी। उसकी मर्जी से ही तो उसके आशिक ने मुझे मारा था। मेरी लाश कुएं में पड़ी रही, लोग उसी कुएं का पानी पीते रहे। मरने के बाद मेरी आत्मा वहीं भटकती रही। मैं चिल्लाकर लोगों को बताता कि मेरी लाश कुएं में पड़ी है, उसे बाहर निकालो, परंतु मेरी आवाज को कोई भी सुन नहीं सकता था। मैं बहुत परेशान हो गया। मैं चाहता था कि मेरे शरीर का अंतिम संस्कार हो जाए तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाए, परंतु मेरी आत्मा भटकती रही। कुएं के पास ही एक पेड़ पर मैं रहने लगा और धीरे धीरे भूत बन गया। लेकिन मैंने किसी को तंग नहीं किया, बस आते जाते लोगों को देखा करता था। अब तो मैंने अपने उस शरीर की चिंता भी छोड़ दी थी जो कुएं में पड़ा कब का गल चुका था। फिर एक दिन जथुरा के भेजे 2 जिन्न उधर से निकल रहे थे। उन्होंने मुझे देखा तो मेरा हाल जान लिया। वे मुझे अपने साथ पूर्व जन्म की दुनिया में ले गए और मेरे को जिन्न बनने की अच्छी शिक्षा दिलवाई। 30 सालों में मैंने शिक्षा पूरी की और मैं जिन्न बन गया। तुमने याद दिला दिया, वरना मैं तो कब का भूल गया था कि मैं भी कभी इंसान हुआ करता था। लक्ष्मण और सपन ने एक दूसरे को देखा। मुझे भूख लगी है, मोमो जिन्न कह उठा। जलेबी रबड़ी खाओगे? हाँ, बहुत जमाना बीत गया, खाई नहीं कभी। अब तो स्वाद भी भूल गया हूँ।
सुबह का वक्त है, फिर भी कोशिश करता हूँ कि कहीं से मिल जाए। नौकर को भेजता हूँ। सुनो, मोमो जिन दोनों को देखता कह उठा, ये बात किसी से कहना नहीं कि मुझ में इच्छाएं जाग गई हैं। ये बात हम तक ही रहेगी। जथुरा को पता लग गया तो वो मुझे मार देगा। हम किसी से नहीं कहेंगे। सपन चड्डा कमरे से बाहर निकल गया। मेरा मन कपड़े पहनने को कर रहा है, जैसे तुम लोगों ने कपड़े पहन रखे हैं। मोमो जिन्न बोला। तुम तो जिन्न हो, जिस चीज को भी चाहो हासिल कर सकते हो। लक्ष्मण दास बोला। हाँ वो तो है, मन से इच्छा करूं तो वो चीज फौरन मेरे पास आ जाएगी, परंतु अभी मेरी तारें जथुरा से जुड़ी हुई हैं। मेरी हरकतें जथुरा के जासूस पकड़ सकते हैं। जथुरा के जासूस? हाँ, यूं तो वो इस दुनिया में कम ही आते हैं, परंतु क्या भरोसा कब क्या हो जाए। ठीक है, कुछ देर ठहरो, अभी सपन आकर कपड़े देता है तुम्हें। इच्छा जागने से कितना अच्छा लग रहा है। लगता है जैसे मेरे में जान आ गई हो। बिना इच्छाओं के तो इंसान मरों की तरह होता है। मोमो जिन्न मुस्कुरा पड़ा। क्यों लक्ष्मण दास, मैंने ठीक कहा ना? तुम गलत बात कह ही नहीं सकते, लक्ष्मण दास ने जान छुड़ाने वाले ढंग में कहा। तभी सपन चड्डा भीतर प्रवेश करता कह उठा, मैंने नौकर को भेज दिया है रबड़ी और जलेबी लाने के लिए। वो यार इसे कपड़े दे, लक्ष्मण चड्डा ने कहा, कहीं ये मेरे ना उतार ले। कालबेल की आवाज फ्लैट में गूंजी। पारसनाथ ने उसी पल आंखें खोली। वो कुर्सी पर बैठा हुआ था। मोना चौधरी सामने सोफे पर लेटी हुई थी। वो भी उठ बैठी। पारसनाथ से नजरें मिली। उठो और बाथरूम या दूसरे कमरे में चली जाओ, पारसनाथ ने गंभीर स्वर में कहा। मोना चौधरी मैं हूं, मोना चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा। मेरे लिए वो भी मोना चौधरी है और तुम भी। पारसनाथ का स्वर सख्त हो गया। मोना चौधरी ने पारसनाथ को देखा, फिर टेबल पर रखा अपना मोबाइल उठाते हुए दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गई। पारसनाथ उसे तब तक देखता रहा जब तक वो निगाहों से ओझल न हो गई। तभी बेल पुनः बजी। पारसनाथ उठा और आगे बढ़कर दरवाजा खोला। सामने मोना चौधरी खड़ी थी। आओ मोना चौधरी, पारसनाथ ने शांत स्वर में कहा। तुमने दरवाजा कैसे खोल लिया? मोना चौधरी ने भीतर आते हुए कहा। मैं तो बंद करके गई थी। पारसनाथ दरवाजा बंद करके पलटा। मोना चौधरी कुर्सी पर बैठती कह उठी, बहुत थक गई। उसने गहरी सांस ली। परंतु हालात बहुत बिगड़ चुके हैं, हमें इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए। एकाएक ही वो गंभीर होती गई। मैं अभी देवराज चौहान, जगमोहन बांके और रुस्तम राव से हमारी तब फोन पर बात हुई थी। पारसनाथ की निगाह मोना चौधरी पर थी। हाँ हुई थी। मोना चौधरी ने पारसनाथ को देखा। तुम दूसरी वाली मोना चौधरी से मिले? नहीं, पारसनाथ ने झूठ कहा। राधा और सितारा ने उसे देखा। और जगमोहन को किसने देखा? राधा ने, महाजन ने, मोना चौधरी ने। वो जगमोहन महाजन को ले गया? हाँ, परंतु वो मोना चौधरी मैं नहीं थी। मोना चौधरी के दांत भिज गए। वो जगमोहन भी नहीं था। मेरी और जगमोहन की सूरत में वे दोनों बहुरूपीय थे। शायद जथुरा के भेजे बहरूपीय। हमें पागल बना देना चाहता है जथुरा। वो दोनों जथुरा के भेजे थे? पारसनाथ ने मोना चौधरी की आंखों में झांका। तो और किसके भेजे होंगे? वो तो, अगर वो दोनों जथुरा के बहरूपीय थे तो उन्होंने आपस में झगड़ा क्यों किया? पारसनाथ बोला। मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ी। वो पारसनाथ को देखने लगी, फिर बोली, क्या कहना चाहते हो पारसनाथ? वो मोना चौधरी, वो जगमोहन अगर जथुरा के भेजे थे तो उन्होंने आपस में झगड़ा क्यों किया? मोना चौधरी के माथे पर बल नजर आने लगे। वो पारसनाथ को ही देख रही थी। तुम जगमोहन से मिली? वो देवराज चौहान, बांके और रुस्तम राव के पास था। हाँ था, मोना चौधरी ने सिर हिलाया। इसका मतलब वो असली जगमोहन था। सही कहा। फिर तुम नकली मोना चौधरी होनी चाहिए। ये क्या कह रहे हो पारसनाथ? गलत क्या कह दिया मैंने? ये तो तुम भी मानती हो कि जथुरा के बनाए मोना चौधरी और जगमोहन आपस में नहीं लड़ सकते। वह लड़े तो उनमें एक तो असली होना चाहिए। पारसनाथ शांत स्वर में कह उठा। तुम ठीक कहते हो पारसनाथ, परंतु मैं असली मोना चौधरी हूँ। मैं, ये बात तुम साबित नहीं कर सकती। मैं मोना चौधरी हूँ, इसमें साबित करने की क्या जरूरत है? तुम्हें क्या हो गया है पारसनाथ? तभी कमरे में छिपी खड़ी मोना चौधरी वहां आ पहुंची। दोनों मोना चौधरी की नजरें मिली, एक दूसरे को देखा। पारसनाथ सतर्क नजर आने लगा था। जरा भी फर्क नहीं। कमरे से निकलकर आने वाली मोना चौधरी कह उठी, बिल्कुल मेरे जैसी। कौन हो तुम? वहां पहले से खड़ी मोना चौधरी गुर्रा उठी। ये तुम बताओगी कि तुम कौन हो? पारसनाथ फौरन कह उठा। तुम दोनों एक दूसरे को देखकर दुविधा में हो तो मेरी दुविधा का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है।
मुझे नहीं मालूम कि तुम दोनों में असली मोना चौधरी कौन सी है, इसलिए मैं बीच में नहीं आऊंगा। इस बात का फैसला तुम दोनों को ही करना होगा। पारसनाथ गंभीर था। तुम दोनों के फैसले के दौरान मेरा यहाँ रहना भी ठीक नहीं। दोनों मोना चौधरी एक दूसरे को खा जाने वाली निगाहों से देखे जा रही थी। मैं जा रहा हूँ कहने के साथ ही पारसनाथ आगे बढ़ा और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। पारसनाथ अभी घर पहुंचा ही था कि मोना चौधरी का फोन आ गया। वो भाग गई। मोना चौधरी की आवाज कानों में पड़ी। पहले उसने लड़ाई की, जब हारने लगी तो भाग गई। वो ही नकली थी। तुम कौन सी हो? मैं वही हूँ पारसनाथ जिससे तुम फ्लैट पर आकर मिले थे। तुम्हारा मतलब कि मुंबई से आने वाली नकली थी? सही कहा तुमने। पारसनाथ के चेहरे पर सोच के भाव नाच रहे थे। हमें महाजन की तलाश करनी चाहिए। मुझे कैसे पता चले कि भागने वाली असली मोना चौधरी थी या तुम हो? पारसनाथ बोला। मैं ही असली। मैं यकीन नहीं कर सकता। तो कैसे करोगे? उधर से मोना चौधरी ने गहरी सांस ली। किसी पर तो यकीन करोगे ही। मैं तुमसे फिर बात करूंगा, पारसनाथ ने सोच भरे स्वर में कहा। पारसनाथ, ये वक्त बर्बाद करने लायक नहीं है। महाजन खतरे में है। मुझे तो सारे हालात ही खतरे से भरे नजर आ रहे हैं। पारसनाथ ने खुरदरे चुभते स्वर में कहा। मुझे जगमोहन पर शक है पारसनाथ। जथुरा की आड़ में वो ही हमारे साथ खेल खेल रहा। अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा। कोई भी नकली हो सकता है। मैंने अपनी आंखों से दो मोना चौधरी देखी है और मैं नहीं समझ पाया कि कौन सी असली है। अब मुझे खतरे से भरे हालातों का एहसास हुआ है। मैं ही मोना चौधरी हूँ। तुम्हें कैसे समझाऊं? सुबह बात करेंगे। ठीक है। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो ना सही, अपने पर तो है। तुम महाजन को ढूंढो, मैं अपने तौर पर महाजन को तलाश करती हूँ। जितनी देर होगी महाजन उतना ही खतरे में फंसता चला जाएगा। महाजन को जगमोहन ले गया है? हाँ। कौन सा जगमोहन? एक ही वक्त में दो जगमोहन हमें नजर आए। एक से मैं बात कर रहा था, वो मुंबई में देवराज चौहान के पास था। दूसरा जगमोहन महाजन के पास आया और नगीना का पता पूछ रहा था। उससे तुम्हारा झगड़ा भी हुआ। अब तुम किसे असली जगमोहन मानती हो? पहले ये बात तो स्पष्ट हो। जिससे मेरा झगड़ा हुआ वो ही असली जगमोहन था। मोना चौधरी की आवाज कानों में पड़ी। वो ही? मेरे ख्याल में असली वो था जिससे मेरी बात हुई। मोना चौधरी की आवाज नहीं आई। जब तक मुझे ये न पता लगे कि महाजन को कौन ले गया है तब तक उसे तलाश नहीं किया जा सकता। पारसनाथ बोला। मेरे ख्याल में तुम ये बखूबी समझ रही हो कि मुझे किसी पर भरोसा नहीं। जब तक हालात ठीक ना हो मुझे फोन मत करना। ये कैसे संभव है? पारसनाथ ने फोन बंद कर दिया। उसके चेहरे पर गंभीरता नाच रही थी। पारसनाथ ने अपनी पत्नी सितारा को फोन किया जो इस वक्त राधा के पास थी। हेलो? सितारा की नींद से भरी आवाज कानों में पड़ी। नींद में हो? पारसनाथ ने पूछा। अब नहीं हूँ। सितारा का सतर्क स्वर उसके कानों में पड़ा। कहो, राधा के पास हो? हाँ, क्या बात है? मोना चौधरी तो नहीं आई तुम्हारे पास? नहीं। तुम्हारे पास जो भी मोना चौधरी आए वो नकली मोना चौधरी होगी। उसे भीतर मत आने देना, बेशक वो जो भी कहे। समझ गई। इस वक्त दो मोना चौधरी अलग अलग जगहों पर नजर आ रही हैं। ओह, ये कैसे हो रहा है? बताऊंगा। इस वक्त तुम सतर्क रहना। पारसनाथ ने फोन बंद किया और नींद लेने की तैयारी करने लगा। सुबह के 8 बज रहे थे। रेस्टोरेंट के सफाई कर्मचारी आकर अपने काम पर लग चुके थे। रेस्टोरेंट के किचन में भी खाना बनाने का काम शुरू हो चुका था। 5 मिनट ही बीते कि पारसनाथ के कानों में कदमों की आहटें पड़ी। उसने फौरन आंख खोली और उठ बैठा। अगले ही पल पारसनाथ के होंठ सिकुड़ गए। सामने मोना चौधरी खड़ी थी। तुम? पारसनाथ के होंठों से निकला। मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकी, मोना चौधरी गंभीर स्वर में कहते कुर्सी पर बैठ गई। मुझे वहां से भागना पड़ा। हैरानी है कि तुम मुकाबले से डरकर भाग खड़ी हुई। पारसनाथ बोला। मेरे ख्याल में उसकी सहायता अदृश्य ताकतें कर रही हैं। वो जथुरा की बनाई मोना चौधरी है। मोना चौधरी ने गहरी सांस लेकर कहा। उसके एक घूंसे में 10 घूंसों जितना दम है। पारसनाथ ने सिगरेट सुलगाकर कस लिया। तो तुम कहना चाहती हो कि तुम असली मोना चौधरी हो? पारसनाथ ने उसे घूरा। मोना चौधरी ने अजीब सी नजरों से पारसनाथ को देखा। तुम पागल तो नहीं हो? मोना चौधरी ने तेज स्वर में कहा। मैं असली मोना चौधरी हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? पारसनाथ मुस्कुरा पड़ा। मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ी। अभी मोना चौधरी का फोन आया। मोना चौधरी? मोना चौधरी के होठों से निकला। जो इस वक्त फ्लैट में है। उसने बताया कि तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकी और भाग गई।
वो अपने को असली मोना चौधरी कह रही थी। उसे गायब हो चुके महाजन की भी बहुत चिंता हो रही थी। वो कमीनी जथुरा की कोई चाल है। मोना चौधरी गुर्रा उठी। साबित करो कि वो जथुरा की चाल है और तुम असली हो, पारसनाथ बोला। इस बात को साबित करने के लिए वक्त लगेगा, मोना चौधरी बोली। अभी हालात ठीक नहीं, तो जब हालात ठीक हो जाएं तो तब आना। क्या मतलब? यहाँ से चली जाओ और दोबारा तब आना जब खुद को असली मोना चौधरी साबित कर सको। होश में आओ पारसनाथ। मैं होश में ही हूँ। पारसनाथ की आवाज में कठोरता आ गई। निकल जाओ यहाँ से। मोना चौधरी दांत भींचे पारसनाथ को देखने लगी। पारसनाथ का व्यवहार उसके प्रति पूरी तरह रूखा था। तो मैं जाऊं? मोना चौधरी ने गंभीर स्वर में पूछा। बेशक, और दोबारा तभी मेरे पास आना जब तुम ये साबित कर सको कि तुम ही असली मोना चौधरी हो। दोनों को सामने खड़ा करके तुम ही क्यों नहीं पहचान लेते कि कौन सी असली है? मोना चौधरी बोली। मेरे लिए ये संभव नहीं। पारसनाथ ने इनकार में सिर हिलाया और मुस्कुरा पड़ा। क्यों? क्योंकि नकली असली से भी बढ़िया है। जथुरा सच में कमाल का है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम कैसी स्थिति से गुजर रहे हो, मोना चौधरी गंभीर स्वर में बोली। जा रही हूँ मैं। पारसनाथ उसे देखता रहा। मोना चौधरी पलटी और बाहर निकल गई। मेरा दिमाग खराब होता जा रहा है, पारसनाथ बड़बड़ा उठा। मखानी नाराज था सोहरी से। रात बीत गई थी। सोहरी ने उसकी इच्छा को पूरा न किया था। मखानी 4 बार पुकारने पर सोहरी की बात का जवाब देता। इस वक्त मखानी जगमोहन के रूप में था और सड़क किनारे फुटपाथ पर पेड़ की छाया में बैठा था। सड़क पर से ट्रैफिक आ जा रहा था। मखानी, सोहरी की फुसफुसाहट उसके कान में पड़ी। मैं नाराज हूं तेरे से, मखानी ने मुंह फुलाकर कहा। जानता हूं, लेकिन तेरे नाराज होने से कुछ नहीं होगा। खुश रहना सीख। रात बीत गई और तूने लड़की नहीं दिलाई मुझे। कमला रानी बहुत व्यस्त है, वरना मैं तो। तू झूठ बोलता है। मैं तेरे से क्यों झूठ बोलूंगा मखानी? मैंने तो तेरे को खुश करने का पूरा इंतजाम कर लिया था। फिर किया क्यों नहीं? बताता हूँ, सुन। कमला रानी मिन्नो बनकर खुले में आ गई है। हर पल उसे सबके सामने रहना पड़ रहा है कि उसके साथी उसे देखकर चक्कर खा जाएं। वो असली मिन्नो के सामने भी गई। परसों तब वहां था। ये सब करने का क्या फायदा? ये कि मिन्नो को उसके साथियों का सहारा न मिले। परसों अब इस चक्कर में पड़ गया है कि असली कौन है। थोड़ी देर के लिए कमला रानी मेरे पास आ जाती तो क्या हर्ज था? उसे तो 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं। मिन्नो को भी पकड़कर वहां पहुंचा देते जहां नगीना महाजन है। ये इतना भी आसान नहीं। मिन्नो पर काबू पाना आसान होता तो ये काम पहले ही हो जाता। मैं कमला रानी की सहायता कर देता हूँ। तू करेगा? क्यों नहीं, ठहर, भौरी से बात करता हूँ। सोहरी की आवाज कानों में पड़ी। फिर खामोशी छा गई। कुछ देर बाद सोहरी की फुसफुसाहट पुनः कानों में पड़ी। मखानी, तेरा काम बन गया। कैसे? तू कमला रानी की सहायता कर, लेकिन भौरी कहती है कि तू कहीं काम भूलकर कमला रानी के साथ ना चिपक जाए। काम के बाद चिपकूंगा। ठीक है, चल तेरे को कमला रानी के पास ले चलता हूँ। तेरे को पता है वो कहाँ है? सब पता है। क्या नहीं पता मेरे को? वो मुझे पहचानेगी कैसे? मैं हूं तेरे साथ, फिक्र क्यों करता है? लेकिन पहले काम, उसके बाद बाकी कुछ। सुन लिया, सुन लिया, बार बार मत कहे। मोना चौधरी ने काफी बनाई और घूंट भरा। तभी कॉल बेल बजी। काफी का प्याला थामे मोना चौधरी दरवाजे के पास पहुंची और दरवाजा खोला। सामने जगमोहन खड़ा था। दोनों की नजरें मिली। कमला रानी? तभी भौरी का स्वर मोना चौधरी के कानों में पड़ा। ये मखानी है, तेरे को बताया था मैंने। हाँ, याद है। मोना चौधरी के चेहरे पर मुस्कान उभरी। कैसा लगा ये तेरे को? बढ़िया। मोना चौधरी जगमोहन को देखते मुस्कुरा रही थी। सोएगी इसके साथ? मैं तो अभी से बेसब्र हो रही हूँ। मोना चौधरी ने गहरी सांस ली। लेकिन पहले तेरे को मिन्नो को पकड़ना है। एक बार वो तेरे हाथों से बच निकली, अब सामने पड़ी तो वो भाग नहीं सकेगी। मखानी तेरी सहायता करेगा उसे पकड़ने में। इसमें जग्गू जैसा दम और चालाकियां भरी पड़ी हैं। समझ गई। कमला रानी ने सिर हिलाया और जगमोहन से बोली, भीतर आ जाओ मखानी। जगमोहन मुस्कुराया और भीतर आ गया। कमला रानी ने दरवाजा बंद किया। तू मुझे अच्छा लगा। कमला रानी मुस्कुरा रही थी। तू भी मुझे अच्छी लगी, मखानी बोला। मैं तो तेरे को पाने के लिए कब का तड़प रहा हूँ। आग इधर भी लगी है।
कमला रानी ने तड़प भरे स्वर में कहा। तो सोचती क्या है अभी? भौरी कहती है कि पहले मिन्नो को पकड़ना है, उसके बाद हम प्यार करेंगे। मिन्नो है कहाँ? पता नहीं, सुबह मेरे सामने पड़ी थी, मेरा मुकाबला नहीं कर सकी तो भाग निकली। तूने उसे जकड़ लेना था, वो मौका ही कहाँ दिया उसने। फुर्तीली है पर अब नहीं छोड़ूंगी, एक बार सामने आने दे। जगमोहन आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठता कह उठा, मैं ये काम जल्दी पूरा करना चाहता हूँ कमला रानी। मुझे तो तेरे से भी जल्दी है, पर क्या करूं, भौरी की बात माननी पड़ती है। तू सोहरी की बात नहीं मानता? मानता हूं, वो दोनों भी चक्कर में हैं। चक्कर? सोहरी और भौरी भी मिलने के चक्कर में हैं, एक दूसरे को चारा फेंकते रहते हैं। मखानी हंसकर बोला। ए मखानी, सोहरी की फुसफुसाहट कानों में पड़ी। तू मेरी पोल क्यों खोलता है? इसमें गलत क्या है? नहीं, तू मेरी बात नहीं करेगा। करेगा तो आगे से तू मेरे बारे में कुछ नहीं जान पाएगा। ठीक है, तेरी बात नहीं करता। सोहरी ने मना कर दिया, उसकी बात क्यों की? कमला रानी मुस्कुराई। पागल है वो। तू बैठ मेरे पास, बातें तो कर ही सकते हैं हम। जब मैं जवान हुआ करता था तो बहुत मौज करता था। मौज तो मैंने भी की, कमला रानी बोली, पर तेरे जितनी नहीं। मुझे कम ही मौके हाथ लगे। जवानी के वो दिन भी क्या दिन। ठीक उसी समय कालबेल बजी। दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा। कौन आ गया? मखानी बोला। तू पीछे कमरे में चला जा, मैं देखती हूँ, कमला रानी कॉफी का घूंट भर के बोली। जगमोहन उठा और पीछे वाले कमरे में चला गया। कमला रानी ने कॉफी का मग टेबल पर रखा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजा खोला तो जोरों से चौंकी, फिर संभली। सामने मोना चौधरी खड़ी थी। तो तू आ गई फिर? कमला रानी गुर्रा उठी। तूने मुझे पलक झपकते ही घर से बेघर कर दिया है। मोना चौधरी कठोर स्वर में बोली। मेरी पहचान वाले मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हैं। आखिर तू चाहती क्या है? कमला रानी मुस्कुराई। जो मैं चाहती हूँ वो ही होके रहेगा। तू अपने को बचा नहीं सकती मिन्नो। मैं तेरे से आराम से बात करना चाहती हूँ। ठीक है, भीतर आ जा, आराम से बात कर ले। मोना चौधरी उसे शक भरी निगाहों से देखती भीतर आ गई। अपने ही घर में जैसे वो पराई हो गई थी। कमला रानी ने दरवाजा बंद किया और पलटकर कह उठी, ये तेरा ही घर है, आराम से बैठ। होंठ भींचे मोना चौधरी ने कमला रानी को देखा। एक मेहमान भी आया है, उससे नहीं मिलेगी? मेहमान? मखानी, कमला रानी ऊंचे स्वर में बोली। देख तो कौन आया है। दूसरे कमरे से मखानी वहां आ पहुंचा। मोना चौधरी जगमोहन के डुप्लीकेट को देखते ही चौंकी। इससे तो मैं रात मिला था, मखानी बोला, जब महाजन को उठाया था। मोना चौधरी के दांत भिज गए। मैं नहीं जानती थी कि तुम दोनों मिले हुए हो। हम काल चक्र का ही हिस्सा हैं, एकाएक कमला रानी बोली। इसलिए हमारी तारें एक दूसरे से बंधी हैं। क्यों मखानी? तूने ठीक कहा कमला रानी। एकाएक मोना चौधरी को लगा उसने यहाँ आकर गलती कर दी है। वो सतर्क हो चुकी थी। सारा झंझट ही तेरा और देवराज चौहान का है। दोनों में से एक मर जाए तो जथुरा खुश हो जाएगा, मखानी बोला। लेकिन जथुरा की ताकत पूर्व जन्म वाले इंसान पर तब तक काम नहीं करेगी जब तक वो पूर्व जन्म में नहीं होगा। यही वजह है कि अभी तुम लोग बचे हुए हो। कमला रानी मुस्कुराई। लेकिन अब तू फंस गई मोना चौधरी। क्या मतलब? मोना चौधरी ने क्रोध भरी नजरों से दोनों को देखा। कमला रानी ने मखानी को देखा, आंखें नचाई, फिर कह उठी, चल मखानी, इसे मतलब समझा देते हैं। मोना चौधरी फुर्ती से दरवाजे की तरफ दौड़ी। वो देख, भागी, मखानी के होठों से निकला। मोना चौधरी दरवाजे तक पहुंच चुकी थी, परंतु दरवाजा खोलने का उसे मौका न मिल सका। कमला रानी फुर्ती से उसके पास पहुंच चुकी थी और उसके सिर के बाल कसकर पकड़ लिए। मोना चौधरी के होठों से कराह निकली। अब तू नहीं भाग सकती, डरपोक कहीं की। मुकाबला नहीं कर सकती तो भागती है। तो तूने ही देवराज चौहान की पत्नी नगीना को उठाया था। मोना चौधरी दांत किटकिटा उठी। बहुत देर से समझी तू तो, कमला रानी हंसी। मैंने महाजन को पास पहुंचता मखानी कह उठा, कहाँ हैं वे दोनों? मोना चौधरी अपने बालों को छुड़ाने की चेष्टा में बोली, ये तो हम तेरे को नहीं बताएंगे, लेकिन तेरे को भी वहीं पहुंचा देते हैं। फिर उसने पुकारा, सोहरी। क्या है? सोहरी की झल्लाहट भरी फुसफुसाहट उसके कानों में पड़ी। बेहोश कर दे इसे। तू बातें बहुत करता है और काम कम करता है। मेरा मतलब है इसे भी वहीं पहुंचाने का इंतजाम कर लिया है या फिर अभी? मैंने पिशाचों को बुला लिया है, वो पहुंचते ही होंगे। तू बेहोश कर मिन्नो को। मोना चौधरी खुद को आजाद नहीं करा पा रही थी। कमला रानी उसके सिर के बाल छोड़ने को तैयार नहीं थी और पकड़ ऐसी मजबूत थी
कि बाल उखड़ जाए परंतु कमला रानी की मुट्ठी ढीली न हो। मखानी ने मोना चौधरी का सिर थामा और जोर से दरवाजे पर मारा। तेज आवाज उभरी। मोना चौधरी के होठों से चीख निकली। अगली बार मखानी ने एक साथ 2 बार उसका सिर दरवाजे से टकराया। बेदम होती मोना चौधरी उसी पल बेहोश होकर नीचे गिरती चली गई। कमला रानी ने उसके सिर के बाल छोड़ दिए थे। मखानी ने नीचे पड़ी मोना चौधरी को चेक किया। वो बेहोश थी। कितना आसान था इस पर काबू पाना, कह उठा मखानी। मौके की बात थी, पकड़ में आ गई, वरना कम नहीं है ये। कमला रानी हंसी और मखानी को देखा। ऐसे मत देख, अभी पिशाचों को आकर इसे ले जाने दे, कुछ और इंतजार कर ले। कमला रानी ने गहरी सांस ली। तभी कालबेल बजी। दोनों की नजरें मिली। मखानी ने नीचे पड़ी मोना चौधरी को थोड़ा सा इस तरफ घसीटा कि दरवाजा खुले तो वो दरवाजे की ओट में आ जाए। खुद भी उसके पास ही खड़ा हो गया और कमला रानी को दरवाजा खोलने का इशारा किया। कमला रानी ने दरवाजा खोला। सामने नंदराम खड़ा था, सामने के फ्लैट में रहने वाला नंदराम। मोना चौधरी, सब ठीक तो है नी? बहुत ठक ठक की आवाजें आ रही थी नी? ओह नंदराम माई डार्लिंग। मोना चौधरी के चेहरे में कमला रानी गहरी सांस लेकर कह उठी, माई डार्लिंग। नंदराम चौंका। बड़े सब ठीक तो है नी? हाँ मेरी जान, सब ठीक है। तेरे पास 2 बियर हैं फ्रिज में, एकदम चिल्ड। तेरे को कैसे पता नहीं? नंदराम सकपकाया। अभी मेरे को कहने वाला था कि मारते हैं बियर, तेरी बीवी घर पर नहीं है। तू तो सब जानती है बड़ी। ओह माय डार्लिंग नंदराम। नंदराम घबराकर 2 कदम पीछे हुआ। ये तेरे को आज किया हो गया है नी? तू मेरे को डार्लिंग बोल रही है? यही तो तू चाहता है। कमला रानी ने गहरी सांस ली। आ भीतर आ जा। क्यों नहीं? नंदराम हड़बड़ाया। मेरे पास 2 बियर है, एकदम ठंडी। पास पास बैठ के बियर मारेंगे। वो ठक ठक वो भी करेंगे, ठक ठक भी होगी। तू आ तो भीतर। नंदराम ने दोनों हाथों से पेट पकड़ लिया। वो पलटकर अपने फ्लैट के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। नंदराम, पीछे से कमला रानी ने पुकारा। साईं, मेरे पेट में मरोड़ उठ रहा है नी। तेरी बात सुनकर तबीयत बहुत खराब हो गई। दरवाजा खोला नंदराम घबराहट भरे स्वर में कह उठा, मेरे को 2 दिन पूरा आराम करना पड़ेगा। कहकर नंदराम ने दरवाजा बंद कर लिया। कमला रानी ने भी दरवाजा बंद किया। तू तो बहुत रोमांटिक बातें करती है। मखानी मुस्कुराकर कह उठा। अपनी जवानी में मैं कम रोमांटिक नहीं थी, बस बुढ़ापे ने सारा जोश ठंडा कर दिया था। कमला रानी ने गहरी सांस ली। अब तो फिर तू जवान हो गई है। कुछ देर बाद तेरे को जवानी का जलवा दिखाऊंगी। कमला रानी ने आंख दबाकर कहा। मखानी ने ठंडी आह भरी। तभी कमरे में 2 काली काली परछाइयां नजर आने लगी। फिर वो परछाइयां बेहोश पड़ी मोना चौधरी पर छा गई। देखते ही देखते मोना चौधरी का शरीर सिकुड़ने लगा। वो शरीर इस हद तक सिकुड़ गया कि बिंदु बनकर उन परछाइयों में गुम हो गया और वो परछाइयां लुप्त हो गई। अब वहां मोना चौधरी नहीं थी। मखानी और कमला रानी ने एक दूसरे को देखा। आ कमला रानी, मेरी बाहों में। मखानी, उसी पल उसके कानों में सोहरी की फुसफुसाहट पड़ी। क्या है? मखानी ने उखड़े स्वर में कहा। अब जान ले कि तेरे को अगला काम क्या करना है। मैं नहीं करूंगा। मखानी गुस्से से चीखा। क्या? तेरे को फिर बूढ़ा बना दूं? ऐसी जवानी का क्या फायदा कि तू मजे लेने नहीं देता? जवान बनाकर तू अपने काम ही लिए जा रहा है। मुझे भी अपना काम करने दे। पेट भरा हो तो मैं शांति से काम करूंगा तेरे। बहुत बेसब्र है तू। बूढ़े से जवान हुआ हूं, मैं चेक कर लूं कि ये जवानी असली है कि नकली। बेचारी कमला रानी भी मेरे बिना तड़प तड़प के जी रही है। उसकी आग भी तो बुझानी है। तेरे को अपने कामों की पड़ी है। मेरे काम जब तक तू करेगा तब तक ही तेरी जवानी कायम रहेगी, ये बात समझ ले। जानता हूं मैं। अब तू चुप हो जा, मुझे ये काम कर लेने दे। कर ले तो क्या तू आंखें फाड़कर देखता रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं? तू जा यहां से। मखानी झल्लाया। मैं नहीं जा सकता। क्यों? जब तक तेरे भीतर हूं तू जवान रहेगा, नहीं तो मर जाएगा। बोल जाऊं? नहीं, तू तू मेरे भीतर ही रहे। मखानी घबराकर बोला। सोहरी की आवाज नहीं आई। मखानी का चेहरा पसीने से भरने लगा। क्या हुआ? कमला रानी ने उसे देखा। सोहरी ने ऐसी बात कही कि मैं ठंडा हो गया हूं। मखानी ने मुंह लटकाकर कहा। फिक्र क्यों करता है? कमला रानी पास आ पहुंची। उसका हाथ थामा। तेरे को अभी गर्म कर देती हूं। हो गया गर्म, मखानी ने कहा और कमला रानी पर झपट पड़ा। मिल गई शांति?
सोहरी की आवाज मखानी के कानों में पड़ी। मजा आ गया। जवानी के वो दिन फिर से याद आ गए। मखानी ने लंबी आह भरकर कहा, अब भी तो तू जवान है, जग्गू के रूप में है तू। सोहरी ने शरारत भरे स्वर में कहा, ये तो कमला रानी बताएगी। मखानी ने मोना चौधरी के बहरूप की तरफ देखा। क्यों, जवान हूं मैं? बहुत। कमला रानी ने छाती पर हाथ रखकर कहा, तूने तो मेरी जान ही ले ली थी। तेरी जान लेकर मैं क्या करूंगा, पर अभी दिल नहीं भरा। मखानी, सोहरी की आवाज पुनः सुनाई दी, होश में आ, काम की सोच। आराम का वक्त भी तो मिलना चाहिए। अभी आराम नहीं मिलेगा, काल चक्र गति में है, कोई भी आराम नहीं कर सकता। कब आराम करने को मिलेगा? जब काल चक्र थम जाएगा। कब थमेगा? जब सारे काम पूरे हो जाएंगे। लेकिन अगले काम के साथ तेरे को खुशी भी होगी। कोई लड़की मिलेगी क्या? मखानी के होठों से निकला। अगला काम तू कमला रानी के साथ मिलकर करेगा। सोहरी की आवाज सुनाई दी। सच? मखानी ने खुश होकर कमला रानी को देखा। कमला रानी मुस्कुराई। लेकिन तुम दोनों सिर्फ मेरा कहा काम करोगे, और कुछ नहीं करना है, समझ गए? काम बता। मखानी बोला, जग्गू को देवा के पास से दूर करना है। कोई शक्ति उसे काल चक्र की हरकतों का भी पूर्वाभास करा रही है, जो कि ठीक नहीं है। देवा कभी भी काल चक्र के खिलाफ कोई चाल चल सकता है। देवा को मौका नहीं मिलना चाहिए। लेकिन वो दोनों तो मुंबई में है। कमला रानी ने कहा, मैं तुम दोनों को पलों में मुंबई पहुंचा दूंगा। ये सब करना कैसे है, तुमने सोचा है कुछ? हाँ, जग्गू को भटकाकर देवा से दूर ले जाना है। मैं बताता हूँ ये कैसे होगा। मेरी बात सुन लो, परंतु मौके पर तुम लोगों को जो ठीक लगे वही करना। काम को हर हाल में पूरा होना चाहिए। जब तक भौरी मुझे इजाजत नहीं देगी, मैं ये काम नहीं करूंगी। कमला रानी बोल पड़ी। भौरी की हाँ है, सोहरी की आवाज आई। तभी भौरी की आवाज कमला रानी के कानों में पड़ी। सोहरी की बात मान, मेरी सहमति है उसकी बातों में। ठीक है। उस वक्त सुबह के 9 बज रहे थे। जगमोहन नहा धोकर किचन में जा पहुंचा था कि नाश्ता तैयार करे। देवराज चौहान अभी नहाने धोने में व्यस्त था। बांकीलाल राठौर और रुस्तम राव रात यहीं पर सो गए थे। आधी रात तो उन्हें यहाँ ही हो गई थी। वो दोनों अभी नींद में थे। जगमोहन ने उन्हें उठाने की चेष्टा भी नहीं की थी। किचन में काम में व्यस्त जगमोहन अपनी ही सोचों में उलझा हुआ था। देवराज चौहान ठीक कह रहा था कि उनके पास करने को कुछ नहीं है। उनके सामने ऐसा कोई दुश्मन नहीं है कि जिसका वे मुकाबला कर सकें। पूर्व जन्म की शक्तियों का मामला था, जथुरा का मामला था, जो कि अपनी विद्या में ताकत रखता था और भरसक इस प्रयत्न में था कि वे लोग पूर्व जन्म की यात्रा न कर सकें। मोना चौधरी और देवराज चौहान के ग्रहों के अनुसार अगर वो पूर्व जन्म की यात्रा करते हैं तो वो जथुरा के लिए नुकसानदेह हो सकती है। परंतु जथुरा की कोई दुश्मन शक्ति उसे जथुरा की हरकतों का पूर्वाभास करा रही थी कि वो पूर्व जन्म की यात्रा करें। वे सब इन्हीं बातों में बुरी तरह उलझ चुके थे। जथुरा ने कालचक्र उन पर छोड़ दिया था और कालचक्र उनके ही रूप ओढ़कर कुछ इस तरह काम कर रहा था कि उनकी समझ ने ठीक से काम करना बंद कर दिया था। अब इस बात की उलझन होने लगी थी कि कौन बहुरूप है, कौन असली है। ये हालात खतरनाक थे। कभी भी किसी के भीतर का गुस्सा फूट सकता था और वो दूसरे पर जानलेवा वार कर सकता था। जथुरा उनमें और मोना चौधरी में झगड़ा करवा देना चाहता था, परंतु वे सतर्क थे कि झगड़ा ना हो। जथुरा की चालों को समझ चुके थे, लेकिन किसी के भी सब्र का बांध कभी भी टूट सकता था। साला जथुरा, जगमोहन बड़बड़ाया, नजर भी तो नहीं आता। तूने मुझसे कुछ कहा जग्गू? पोते बाबा की आवाज जगमोहन ने सुनी। जगमोहन चौंक कर पलटा, नजरें घुमाई। किचन खाली था। तो तू आ गया पोते बाबा, जगमोहन ने कहा और अपने काम में व्यस्त हो गया। उसके होंठ भिज गए थे। मुझे तो तेरे भले के लिए बार बार तेरे पास आना पड़ता है। जथुरा से मिलवा दो एक बार। वो पूर्व जन्म में है, अभी बाहर नहीं आ सकता। पोते बाबा की आवाज आई। हमसे डरकर वो सामने नहीं आ रहा, जगमोहन ने कड़वे स्वर में कहा। ये सोचकर तू खुश होता है तो मैं तेरी खुशी में बाधा नहीं डालूंगा, पोते बाबा कहने के साथ हंसा। तू कमीना है, तू मुझे कुछ भी कहे बुरा नहीं मानूंगा। जथुरा का कालचक्र क्या कर रहा है हम सब समझ चुके हैं। हम आपस में झगड़ेंगे नहीं, ये तो अच्छी बात है। दुश्मन एक हो तो सबको एक हो जाना चाहिए, लेकिन काल चक्र को कोई भी नहीं समझ सकता। क्यों?
क्योंकि काल चक्र का रुख कभी भी मोड़ा नहीं जा सकता है। जथुरा स्वयं काल चक्र को संभाल रहा है। काल चक्र से जरूरत पड़ने पर एक नहीं ढेरों काम लिए जा सकते हैं। काल चक्र को कोई भी ठीक से नहीं समझ सकता। तुम समझ सकते हो? नहीं। काल चक्र कब क्या करेगा ये बात वो ही जान सकता है जो काल चक्र को संभाल रहा हो। जथुरा काल चक्र को संभाल रहा है, वो ही काल चक्र को आदेश दे रहा है कि अब उसे क्या करना है। पोते बाबा का सुनाई देने वाला स्वर शांत था। वैसे अब जथुरा को खास चिंता नहीं रही इस बात की कि तुम लोग पूर्व जन्म में प्रवेश कर पाते हो या नहीं। क्यों? अब क्या हो गया? जथुरा ने देवा और मिन्नो के ग्रहों से बचने का रास्ता निकाल लिया है। फिर तो जथुरा को चाहिए कि काल चक्र का काम बंद कर दे। जथुरा इतना भी निश्चिंत नहीं हुआ कि ऐसा कर दे। उस शक्ति का पता लगा जो मुझे पूर्वाभास करा रही है? नहीं, वो चालाक शक्ति है, अपना एहसास नहीं होने दे रही। पकड़ में आने से पहले ही बच निकलती है। मेरे पास क्यों आया? यूं ही बातें करने। सोचा तेरे से बात करके मन को कुछ बहला लेता हूं। तू कमीना है। पोते बाबा के हंसने की आवाज गूंजी। अपनी तारीफ सुनकर हंसता है। मुझे तेरी बातों पर गुस्सा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं, तेरा अपना हूं। तू क्या है मैं जानता हूं, जगमोहन ने कड़वे स्वर में कहा। हम क्या करते हैं जथुरा को खबर रहती है? पूरी तरह। कैसे? काल चक्र ने अपनी छाया तुम पर छोड़ रखी है। पल पल की खबर काल चक्र में तुम्हारी हरकतें रिकॉर्ड होकर जथुरा तक। क्या होकर? रिकॉर्ड होकर। पूर्व जन्म के कुछ हिस्से ने बहुत तरक्की कर ली है। ये अब पहले वाली दुनिया नहीं रही। जथुरा के हिस्से वाली जगह पर मशीनों से काम होता है। सच में जथुरा महान है। मशीनों से काम होता है और साथ में काल चक्र जैसी शक्तियां भी काम करती हैं। जगमोहन ठिठक गया। हाँ, ये सब जथुरा की देन है। उसी ने ही मेहनत करके अपने लोगों को यहाँ तक पहुँचाया है। वो बहुत प्यारा इंसान है, अपने लोगों की बहुत देखभाल करता है, तभी तो उसके लिए हर कोई जान देने को तैयार रहता है। मेरे सामने जथुरा की तारीफ मत कर। जगमोहन का स्वर सख्त हो गया। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, उसके बारे में सही बातें भी मत कर। तेरे को नहीं अच्छा लगता तो नहीं करता, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि तुम लोगों ने पूर्व जन्म में प्रवेश किया तो मारे जाओगे। अब उस तरह की बातें ना करके इस तरह की बातें करके मुझे रोकना चाहते हो? जगमोहन ने व्यंग से कहा। तेरा दिमाग उल्टा है, सीधी बात को भी गलत तरीके से लेगा। पोते बाबा की आवाज कानों में पड़ी। मैंने सच कहा है, पूर्व जन्म में प्रवेश किया तो इस बात का एहसास हो जाएगा। पोते बाबा का स्वर गंभीर था। मैं तेरी बेकार की बातों का भरोसा नहीं करता। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता हूँ। तभी देवराज चौहान ने वहां प्रवेश किया। उसने सिगरेट सुलगा रखी थी। सिगरेट के धुएं में पोते बाबा का दाढ़ी वाला चेहरा चमक उठा। देवराज चौहान की तीखी निगाह पोते बाबा के चेहरे की धुएं से भरी आकृति पर जा टिकी। अब क्या कह रहा है ये? देवराज चौहान ने जगमोहन से पूछा। ये इस बात की कोशिश में है कि हम पूर्व जन्म में प्रवेश न करें। जगमोहन बोला। इस वक्त मैं जथुरा के हक में ये बात नहीं कर रहा, तुम लोगों के भले के लिए कह रहा हूं। पोते बाबा के चेहरे के होंठ हिले। तुमने हमारा भला कब से सोचना शुरू कर दिया? देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। नादान हो, नहीं समझोगे। इसके साथ ही पोते बाबा का चेहरा दरवाजे की तरफ जाते देखा। देवराज चौहान उसे देखता रहा। वो बाहर निकल गया। हम घिरे पड़े हैं जथुरा की चालों से, देवराज चौहान कह उठा। बांकीलाल राठौर और रुस्तम राव अभी तक नींद में थे। देवराज चौहान और जगमोहन ने नाश्ता समाप्त किया और कॉफी के प्याले अपनी तरफ सरका लिए। हमें सोहन लाल को संपर्क में रखना चाहिए। पूर्व जन्म का होने के नाते वो भी हर मामले से जुड़ा है। फोन कर लो उसे। उसे ये भी बताना होगा कि रात मोना चौधरी यहाँ आई थी और दूसरी दिल्ली में थी, और महाजन को भी बेहोश करके नगीना भाभी के पास पहुंचा दिया गया। उठते हुए जगमोहन कह उठा। पारसनाथ की तो बुरी हालत होगी। वो समझ नहीं पा रहा होगा कि किसे असली समझे और किसे नकली। पहले पारसनाथ को फोन करता हूँ, शायद कोई नई बात पता चले। जगमोहन फोन के पास पहुंचा और रिसीवर उठाकर नंबर मिलाने लगा। 2-3 बार नंबर मिलाने पर पारसनाथ से बात हो सकी। हेलो। उसका स्वर नींद से भरा था। नींद में हो? जगमोहन बोला। ओह तुम? पारसनाथ का संभला स्वर कानों में पड़ा। कोई नई बात? नहीं, यही पूछने के लिए तुम्हें फोन किया।
मैं परेशान हो चुका हूं इस बात से कि असली मोना चौधरी कौन सी है। पूरी बात बताओ। पारसनाथ ने मोना चौधरी से वास्ता रखते अपने सारे हालात बता दिए। तुम तो सच में मुश्किल में हो। इसमें मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। कोई भी कुछ नहीं कर सकता। पारसनाथ के गहरी सांस लेने का स्वर कानों में पड़ा। महाजन की कोई खबर? जरा भी नहीं। मेरा पूर्वाभास मुझे इस बात का एहसास करा चुका है कि महाजन नगीना भाभी के पास ही बेहोश पड़ा है। वो जगह कौन सी है नहीं जानता। बंद करता हूँ, फिर बात करूंगा। जगमोहन ने फोन बंद करके सोहन लाल का नंबर मिलाया। कई बार बेल होने पर भी सोहन लाल ने उधर से बात नहीं की। सोहन लाल से बात नहीं हो पा रही। वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा। पारसनाथ ने क्या कहा? देवराज चौहान ने पूछा। जगमोहन ने बताकर कहा, मैं सोहन लाल के पास जा रहा हूँ। पता नहीं वो अपने घर पर है भी या नहीं। देवराज चौहान कुछ कहने लगा कि जगमोहन के चेहरे के बदलते भाव देखकर ठिठक गया। जगमोहन के मस्तिष्क में बिजलियां सी कौंधी। दोनों हाथों से उसने सिर को थाम लिया। आंखें बंद होती चली गईं। मस्तिष्क में जैसे धमाके फूट रहे थे। फिर उसके मस्तिष्क ने वो ही समुद्र के किनारे वाली जगह देखी। लहरों के चट्टानों से टकराने की आवाजें उसे स्पष्ट सुनाई दे रही थी। हवा से पेड़ों के पत्ते और टहनियां हिल रही थी। वो ही चट्टाने और हरी घास से भरी जगह। नगीना और महाजन उसी जगह बेहोश पड़े थे जहां उन्हें वो पहले भी देख चुका था, परंतु अब वहां कोई तीसरा भी बेहोश पड़ा था। वो कुछ हटके था। जगमोहन का मस्तिष्क उसे स्पष्ट देख पा रहा था। वो कोई युवती थी। उलझन में घिरा वो आगे बढ़ा और पास जा पहुंचा। वो मोना चौधरी थी। उसने पहचान लिया। वो तभी उसके मस्तिष्क में उठी बिजलियां थमती चली गईं। सब कुछ शांत हो गया। जगमोहन ने लंबी गहरी सांस ली और सिर से हाथ हटाकर आंखें खोली। देवराज चौहान की एकटक निगाह उस पर ही थी। क्या हुआ अब? देवराज चौहान ने पूछा। मैंने मोना चौधरी को वहां बेहोश देखा, नगीना भाभी और महाजन के पास। जगमोहन कह उठा। ओह, तो मोना चौधरी भी काल चक्र के फंदे में जा फंसी? हाँ, लेकिन तुम्हें इस बात का पूर्वाभास क्यों कराया जा रहा है कि कौन कौन काल चक्र में फंस चुका है? देवराज चौहान ने कहा। इसलिए कि इनमें से कोई हमारे सामने आए तो हम समझ जाएं कि वो कोई बहरूपिया है। शायद यही बात होगी। तुम्हें ये बात पारसनाथ को बता देनी चाहिए। जरूर। जगमोहन ने पारसनाथ को पुनः फोन किया। बात हो गई। बुरी खबर है तुम्हारे लिए, जगमोहन बोला। मोना चौधरी भी काल चक्र में जा फंसी है। तुम्हें कैसे? मुझे अभी अभी पूर्वाभास हुआ है। मैंने मोना चौधरी को नगीना भाभी और महाजन के पास बेहोश देखा। ओह, अब तुम्हें कोई मोना चौधरी दिखे तो उसे बहरूप समझना उसका। मैं समझ गया। पारसनाथ की आवाज कानों में पड़ी। जगमोहन रिसीवर रखकर देवराज चौहान से बोला, मैं सोहन लाल के पास जा रहा हूँ, उसे यहीं ले आना। देवराज चौहान ने कहा। जगमोहन ने सिर हिलाया और बाहर की तरफ बढ़ता चला गया। दोस्तों, आज का यह एपिसोड, यह कथानक यहीं विराम लेता है। इसके आगे की कहानी आप सुनेंगे जथुरा के 6वें एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।